गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग कंफर्म कर दें, ऑडियो वीडियो सभी को ठीक आ रहा है? तो मई मंथ की 5th क्लास करंट अफेयर की आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मई 2024 की 5th करंट अफेयर की क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लासेस आप लोग कर चुके हैं, पीडीएफ अगर सबको मिल गई होगी। ओके, तो अभी जो मई मंथ में हमने क्लासेस शुरू की थी करंट अफेयर्स की, उसमें हमारा टारगेट था जनवरी से लेकर और अभी तक का मई 11-12 तक का डाटा कंप्लीट करना। अभी जो हमने मई मंथ में क्लासेस शुरू की थी, एक क्लास आपकी 3rd को हुई थी, 3rd मई, फिर 5th मई, फिर 10th मई, 12th मई और आज 5th क्लास। तो जनवरी 2024 से लेके अभी तक 11 मई तक का डाटा हमको कवर करना था और आज इस सेशन की लास्ट क्लास है ये। मतलब जो हमें 11 मई तक का डाटा कंप्लीट करना था, आज हम वहां तक पूरा कर लेंगे इसको। ठीक है, देखिए अभी जो नए पेपर हुए हैं, कुछ नए पेपर मैंने देखे, करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। जैसे एक पेपर सीडीएस का हुआ, सीडीएस को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि कुछ सेक्शन बहुत टफ आए थे इस बार। जैसे कि हिस्ट्री का पोर्शन कुछ टफ था, इकोनॉमी कुछ टफ थी, तो सीडीएस को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी अभी। तो कल मैंने सीडीएस एनडीए इस साल के दोनों पेपर, दोनों ही यूपीएससी कराता है, तो दोनों ही पेपर मैंने चेक किए थे। करंट अफेयर की जहां तक मैं बात करूं, सीडीएस में करंट अफेयर में जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया क्लास, अभी तो जो मैंने परसों तक आपको क्लास कराई है, 12 तारीख तक का डाटा जो कराया था, और पेपर मैंने ये कल रात को चेक किया है सीडीएस वाला। इसमें करंट अफेयर के पूरे क्वेश्चन वो हैं जो आपको पढ़ाए हुए हैं, सारे के सारे करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन आए थे एज इट इज पूरे के पूरे जो कॉपी में करा रखे हैं, सेम वही क्वेश्चन आए थे। और इस साल में जो एनडीए हुआ है उसमें एक क्वेश्चन छोड़कर बाकी करंट अफेयर जो करा रखे हैं वही था। एक क्वेश्चन केवल नहीं था, कुछ अलग क्वेश्चन पूछा हुआ था, बाकी सारे एनडीए में भी पूरे के पूरे करंट अफेयर क्वेश्चन वही हैं जो भी मैंने आपको क्लासेस कराई हैं, पीडीएफ वगैरह दी हैं। तो पेपर चेक करते रहने से ये पता चलता है कि जो हम करा रहे हैं कहीं कोई गैप तो नहीं रह रहा, कुछ और ऐड करने की जरूरत है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में दोनों पेपर जो ये हुए हैं करंट अफेयर पूरा का पूरा जो हमने कराया है, एनडीए में केवल एक क्वेश्चन नहीं था, बाकी सीडीएस में पूरे, एनडीए में पूरे। ठीक है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि आप ये डाटा कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि करंट में क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। तो जो पीडीएफ मैंने आपको दी है आज, इसमें एक दो डाटा और अपडेट कर लें, कुछ और कंटेंट मैं इसमें चेक कर रहा था। एक इसमें ऐड कर लेना इस साल का एबेल प्राइस, एक ही इसमें डाटा अपडेट करना है। आज वाली पीडीएफ में नहीं लिखा, इसको अलग से नोट कर लेना, एक दो टॉपिक अलग से नोट कर लेना, पीडीएफ में मेंशन नहीं है ये। विनोद कुमार सीबीएसई में जो मेरे वाले एरिया हैं, मेरे वाले एरिया का मैं बोल सकता हूं, वहां पे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। जो भी पेपर आप देने जाएंगे, मेरा वाला एरिया वहां पर जो पूछेगा वहां पर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, एबेल प्राइज 2024। एबेल प्राइज, इसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स की तरह कहा जाता है। दो अवार्ड ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज की तरह कहते हैं। मैथमेटिक्स में नोबेल नहीं होता। नोबेल प्राइज हमने जब पढ़ाए थे आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं होता। मैथमेटिक्स में दो सबसे बड़े सम्मान, एक होता है फील्ड्स मेडल, ये हर 4 साल में दिया जाता है। फील्ड्स मेडल जो होता है ये हर 4 ईयर में मिलता है, तो अभी 22 में मिला, अभी नया नहीं आया। एबेल प्राइज हर साल मिलता है। ये दोनों ही अवार्ड को ऐसा कंसीडर किया जाता है जैसे ये मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज हों।
इन्हें कंसीडर किया जाता है नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा इनको माना जाता है। नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा इनको माना जाता है। तो एबेल प्राइज 2024 ये हर साल आता है। एबेल प्राइज फील्ड्स मेडल हर 4 साल में दिया जाता है। दोनों ही अवार्ड का स्टेटस ऐसा है जैसे कि मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज हों, ये जैसे कि मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज हों। तो फील्ड्स मेडल अभी नया तो आया नहीं, जो पिछला वाला था ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा था। एबेल प्राइज हर साल मिलता है। 2023 में लुइस कैफरेली को एबेल प्राइज दिया गया था। 2023 में लुइस कैफरेली को मिला था। अब इस साल का भी आ चुका है, मिशेल, फ्रांस के एक मैथमेटिशियन है, उनको मिला है। 2023 में किसको मिला था? पहले तो ये नाम लिख लो, लुइस ए कैफरेली। ये पिछली बार मैंने पढ़ाया था, पिछली बार हमने लुइस कैफरेली पढ़ाया था। तो एबेल प्राइज 2023 के लिए 2 साल का डाटा आपको याद करना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन बना चुका होगा तो पिछले साल का पूछ देगा, लेटेस्ट बनाया होगा तो अभी का पूछेगा। आपको 2 साल का याद रखना है। तो लुइस ए कैफरेली 2023 और 2024 के लिए अब अगर लेटेस्ट क्वेश्चन बनाएगा, मार्च महीने में मिल गया है मिशेल टैमाग्रैंड, इनको मिला है। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है। पीसीएस में कंट्री पूछ लेता है किस कंट्री के हैं, छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछेगा किसको मिला, और स्टेट वगैरह में कंट्री पूछ लेता है। फ्रांस के मिशेल टैमाग्रैंड। तो 2023 का एबेल प्राइज लुइस कैफरेली अमेरिका के, और 2024 में मिशेल टैमाग्रैंड फ्रांस के। एक तो ये अपडेट करना है। एबेल प्राइज लास्ट टाइम पढ़ाया था, इसको अपडेट कर लो। दोनों साल के याद रखने, 23 का भी 24 का भी। एबेल प्राइज देता कौन है? नॉर्वे के फेमस मैथमेटिशियन थे नील हेनरिक एबेल, उनके नाम पे है ये। तो ये अवार्ड देता कौन है? नॉर्वे देता है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। तो फील्ड्स मेडल तो अभी आया नहीं है नया। ये दोनों ही अवार्ड, एबेल प्राइज और फील्ड्स मेडल, दोनों को ही मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज माना जाता है, पर फील्ड्स मेडल हर 4 साल में दिया जाता है। लेटेस्ट वाला भी नहीं आया। एबेल प्राइज हर साल देते हैं, नॉर्वे देता है ये अवार्ड। वहां के एक मैथमेटिशियन थे नील हेनरिक एबेल, उनके नाम पर। तो दोनों साल के याद रखने हैं, 23 का भी 24 का भी। 24 का मिशेल टैमाग्रैंड फ्रांस के मैथमेटिशियन है, लुइस कैफरेली अमेरिकन है। एक और अवार्ड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रिज्कर प्राइज। पहले जो लोग पढ़ चुके हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स वगैरह पढ़ा चुका हूं मैं पहले, उसमें सब बताया हुआ है। अब हमें उसको अपडेट करना है, नया वाला भी आ गया है उसमें। आगे बढ़े। एक अपडेट कर लो, प्रिज्कर प्राइज 2024। ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। इस अवार्ड को माना जाता है नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो फेमस आर्किटेक्ट हैं उनको मिलता है। प्रिज्कर प्राइज, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर, इसको कंसीडर किया जाता है। 2024 में जापान के आर्किटेक्ट हैं रिकेन यामामोतो, जापान के। तो प्रिज्कर प्राइज 2024 नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर इनको दिया गया। नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर इस अवार्ड को बोला जाता है। 2024 में रिकन यामामोतो जापान के, इनको मिला है। और पिछले साल मिला था ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड। लास्ट ईयर मिला था डेविड चिपरफील्ड को। चिपरफील्ड को जब मिला था मैंने पढ़ाया हुआ है, अब अपडेशन आ गया है, 24 का भी आ गया है ये। तो प्रिज्कर प्राइज 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, मतलब आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाएगा।
2024 में किसको मिला है? रिकन यामामोतो जापानी आर्किटेक्ट हैं, और इनसे पहले ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड को मिला। इनसे पहले ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड 2023 के लिए। ये पीडीएफ में नहीं है, अलग से नोट करवा रहा हूं, ऐड कर लो इनको। ब्रिटिश आर्किटेक्ट। ऐड हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टॉपिक और ऐड कर लो। ये लिखिए, आगे बढ़े। जो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर तो जरूर लगाने चाहिए, उसके बाद टाइम मिले तो और एग्जाम। तो प्रीवियस ईयर वगैरह में करवा भी रखे हैं मैंने, कुछ क्वेश्चन तो मैंने करवाए भी हैं। तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, ताकि उससे फ्रीक्वेंसी मैच हो। उसके अलावा जो क्वेश्चन लगाएं वो सरप्लस, वो और बेटर है। और उस एग्जाम के तो जरूर लगाने चाहिए जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हर साल एक रैंक आती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन के मामले में दुनिया में कौन सी कंट्री की क्या रैंक है, ये रिपोर्ट आती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 का डाटा 24 में रिलीज हो गया है। 2023 का डाटा 24 में आ गया है। पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। 1993 में एक एनजीओ बना था, एस्टैब्लिश हुआ था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी। इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी। और इसका जो स्केल जिस पे कैलकुलेशन की जाती है, 0 से 100 का स्केल लिया जाता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में नया डाटा आ गया है। 2023 की रिपोर्ट 24 में रिलीज हो गई है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज करती है ये एनजीओ। ये एनजीओ है जो रिलीज करता है ये डाटा। ये एनजीओ कब बना है? 1993 में बना है। ये रिपोर्ट 93 नहीं, ये एनजीओ का जो फाउंडेशन हुआ है वो इस ईयर का है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो ये जो एनजीओ है ये 1993 में बना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1993। कहाँ हेडक्वार्टर है? बर्लिन, जर्मनी में। और ये जो इसका डाटा निकलता है, इसका स्केल 0 से 100 के स्केल पे कैलकुलेशन करते हैं। अभी लेटेस्ट डाटा में दो क्वेश्चन बनता है। एक तो इंडिया की रैंक क्या रही है इस बार। पिछली बार इंडिया 85 रैंक पर था, 180 कंट्री में से। 180 कंट्री में से इंडिया 85 पे था 2022 वाली रिपोर्ट में। अब हम इसमें और पीछे हो गए, 93 पर आ गए हैं अभी। तो 2023 की जो रिपोर्ट आई है, 24 में डाटा रिलीज हुआ है, इंडिया की रैंक है इसमें 93। इंडिया की रैंक 93 कितने में से? 180 कंट्री का डाटा रिलीज हुआ। पिछले बार भी इतने ही कंट्री का था, इंडिया 85 पर था। तो इंडिया की रैंक 93। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, पहला क्वेश्चन ये हो गया इंडिया की रैंक। दूसरा क्वेश्चन है 2022, अगर पुराना क्वेश्चन पूछ लेगा तो इंडिया किस रैंक पर था। 2022 में इंडिया की रैंक थी 85 आउट ऑफ 180। ये भी ऐड करो। 85 वाला तो पीडीएफ में पढ़ाया, क्लास में कराया भी था मैंने। लास्ट ईयर की रैंक बताई थी, इस बार वाली अपडेट करनी है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 का डाटा 24 में रिलीज हो गया। ये बर्लिन बेस्ड एक एनजीओ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 1993 में ये बना था। वो ये रिपोर्ट जारी करते हैं, 0 से 100 के स्केल पे कैलकुलेशन करते हैं। तो इंडिया की रैंक इस बार 93 है, 180 कंट्री में से। पिछली बार हम 85 रैंक पर थे, 180 में से ही। अब अगला क्वेश्चन आता है, टॉप रैंक कौन है। तो टॉप में भी केवल एक को याद करने से काम नहीं चलेगा, टॉप 3।
क्योंकि स्टेट पीसीएस में 3 के कॉम्बिनेशन पूछ देगा, टॉप 3 की रैंक बताइए। पता लगा 3 ऑप्शन में रैंक 1 डाल देगा, बाकी दोनों में आगे पीछे कर देगा डाटा को। तो रैंक स्टार्टिंग के जो 3 रैंक हैं टॉप 3 कंट्री, उनको लिख लो। पिछले बार भी डेनमार्क टॉप पर था, अभी भी टॉप पर है। टॉप 3 में है डेनमार्क, दूसरे पे है फिनलैंड और तीसरे पर है न्यूजीलैंड। ये 3 और ऐड कर लो। टॉप 3 कंट्री कौन कौन रहे हैं? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। इतना ऐड करिए इसमें, यहां से क्वेश्चन बनता है। नेबरिंग कंट्री अब इतने सारे हैं, सबकी रैंक तो याद करना आसान नहीं है। 2-4 लिखना चाहो लिख लो। चाइना 76 है, श्रीलंका 115 है, पाकिस्तान ये है 133 और बांग्लादेश और पीछे है, बांग्लादेश है 149। ये है नेबरिंग कंट्री जो है। कुछ देखना चाहो तो उनकी रैंक ये है, मतलब चाइना हमसे बेटर पोजीशन पे है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब और पीछे हैं। करप्शन मतलब यहाँ पर और ज़्यादा है। तो नेबरिंग कंट्री में भी 1-2 रैंक लिख लो। मल्टीपल स्टेटमेंट यूपीएससी क्वेश्चन जब बनाता है तो नेबरिंग कंट्री का भी रैंक पूछ लेगा। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डेप्थ रहती है क्वेश्चन की, तो ये नेबरिंग कंट्री का डाटा वहां पूछ लेगा। हो गया अपडेट ये डाटा, आगे बढ़े। शिवम शर्मा कह रहे हैं एसएससी के एग्जाम थे, एसएससी के प्रीवियस ईयर लगाएं कहीं से भी। शिवम मैंने पहले ही बोला है कि जो एग्जाम दो उसके प्रीवियस ईयर तो लगाने ही हैं, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन लगा पाओ उतना बेटर। और टाइम टाइम पे क्वेश्चन मैं करवाता ही हूँ। अभी फिर कुछ दिन में क्वेश्चन शुरू कराऊंगा। करंट अफेयर आज आप लोगों का ये 11 मई तक का डाटा कंप्लीट कर लेंगे हम। अब उसके बाद फिर कल से नया बैच का लाइफ साइंस शुरू हो जाएगा और जीएस क्वेश्चन चलेंगे। अब आने वाले दिन में ये चीज़ कराई जाएगी। और जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है, हर चीज़ यूट्यूब पे एक्सपेक्ट मत करिएगा। करंट अपडेशन मैंने कहा था, करंट अपडेशन मैंने करा दिया है। अब नया बैच कल से शुरू होगा। लाइफ साइंस का पहला लेक्चर कल शुरू होगा। हालांकि वो शुरू हमको आज से ही करना था, पर करंट अफेयर की एक क्लास आपकी रह गई थी और बहुत सारे लोगों का एसएससी जेई का पेपर है अगले महीने, कुछ लोगों का उत्तराखंड का पेपर है, इसलिए करंट अफेयर मैंने पहली प्रायोरिटी दी है। अब आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल से लाइफ साइंस की जो क्लास 6:30 वो शुरू हो जाएगी। वो यूट्यूब पर नहीं होगा, वो आरोहन का नया बैच है। और जो जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो भी यूट्यूब का नहीं है, वो भी आरोहन का जो एक्सक्लूसिव बैच है उनके लिए अवेलेबल रहेगा। तो अब आने वाले दिन में जो नया बैच है उसकी क्लासेस रेगुलर इवनिंग चलेंगी और उसके साथ जो टाइम मिलेगा दिन में जो क्लासेस वगैरह कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा जीएस के। पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस तक कराए थे, अब उसको आगे बढ़ाएंगे। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। आज जो हमने पीडीएफ आपको दी है उसमें देखो, एक ये प्रोजेक्ट कई बार आप नाम सुनते हो, नियोम प्रोजेक्ट। जल्दी ही इसके ऊपर क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछेगा कि नियोम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि लोग खाली सोच ही सकते थे और सऊदी अरेबिया ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है। वो क्या प्रोजेक्ट है? नियोम एक ऐसे वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट बनाना, मतलब सऊदी अरब का जो एरिया है वहां पर एक पोर्शन में ऐसे वर्टिकल लाइन तैयार करना, नियोम प्रोजेक्ट। और पूरा शहर बसा होगा ऐसे, एक ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, ये एक शहर, पूरा शहर बसाया जाएगा इसमें और बिल्कुल स्ट्रेट होगा ऐसा। ये प्रोजेक्ट का नाम है नियोम। और इसी प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट है द लाइन। नियोम प्रोजेक्ट में ही एक कंपोनेंट है द लाइन। तो यहां पर ट्रैफिक लेस, कार लेस, कार्बन एमिशन नहीं होगा, इस तरह का सिटी बना रहा है सऊदी अरेबिया। क्योंकि देखो ऑयल के ऊपर, ऑयल फ्यूचर नहीं है ना, आने वाले टाइम में क्या होगा, पेट्रोल डीजल का काम तो धीरे धीरे कम हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो गल्फ कंट्री में कई कंट्री ऐसे जिनका मेन बिजनेस ऑयल था, जैसे कि सऊदी अरेबिया ऑयल पे बहुत डिपेंडेंट रहा है। अब अल्टरनेट तरीके भी निकाल रहे हैं ना ये लोग, ऑयल पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए कुछ नए नए तरीके भी निकाले जा रहे हैं। जैसे
नियोम सिटी प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का, टूरिज्म वगैरह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, फ्यूचर सिटी बनेगी यहाँ पर एक। अभी हाल फिलहाल न्यूज आ रही थी कि प्रोजेक्ट लग रहा है फेल ना हो जाए ये। सऊदी अरेबिया ने बहुत पैसा लगाया है, जो वहां के क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उन्हीं का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जो किंग सलमान, वहां पे जो किंग सलमान है क्राउन प्रिंस, उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये नियोम सिटी वाला। नियोम सिटी के अंदर ही एक द लाइन एक और पार्ट है इसका, द लाइन करके, बिल्कुल वर्टिकल सीधा ही वैसे बना रहे हैं, कई किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट। तो नियोम सिटी, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। नियोम प्रोजेक्ट किस कंट्री का है? सऊदी अरेबिया का है। पहला क्वेश्चन तो यही है, किस कंट्री का? सऊदी अरेबिया का। अब देखें इसको, नियोम इज एन अर्बन एरिया, मतलब एक शहर बना रहे हैं। नियोम प्रोजेक्ट जो है एक सिटी, एक शहर बनाया जा रहा है सऊदी अरब के ताबुक क्षेत्र में। तो नियोम इज एन अर्बन एरिया बीइंग बिल्ट बाय सऊदी अरेबिया। कहां पर बना रहे हैं? ताबुक ये जगह है, ताबुक। 2017 में क्राउन प्रिंस बिन सलमान, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। इन्हीं का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। कहां से कहां तक फैला हुआ है? साइट जो है ये रेड सी के नॉर्थ टिप से लेकर, रेड सी के नॉर्थ टिप से लेकर ये गल्फ ऑफ अकाबा और जॉर्डन के साउथ तक फैला हुआ है। टोटल एरिया इस सिटी का जो बनेगा 26,500 स्क्वायर किलोमीटर। नियोम का जो टोटल एरिया कवर कर रहे हैं 26,500 स्क्वायर किलोमीटर। नियोम जो शब्द लिया गया है ये ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। नियो एंड अरबिक वर्ड फॉर फ्यूचर अंडरस्कोर फ्यूचरिस्टिक एस्पिरेशन। इसका मीनिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक एस्पिरेशंस। ग्रीक टर्म नियो यहां से वर्ड लिया गया है, और अरबिक वर्ड फ्यूचर। ग्रीक टर्म नियो, अरबिक वर्ड फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक एस्पिरेशन इसका मतलब है। तो नियोम को फ्यूचर का एक सिटी, फ्यूचरिस्टिक सिटी माना जा रहा है। नियोम इज एनविजन्ड एज अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी और इकोनॉमिक जोन सऊदी अरेबिया जो डेवलप कर रहा है, क्योंकि ऑयल डिपेंडेंस धीरे धीरे ये कम करने वाला है। ये दुनिया का पहला जीरो ग्रेविटी, दुनिया का पहला जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी, जहां पर जीरो कार, जीरो पॉल्यूशन और जीरो कार्बन एमिशन होने वाला है। फ्यूचर सिटी क्यों बोल रहे हैं? जो समस्याएं हैं दुनिया की, आप देखो, दुनिया का पहला जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी जहां जीरो कार, जीरो पॉल्यूशन, जीरो कार्बन एमिशन होगा। न्यूयॉर्क से लगभग 33 गुना बड़ा है ये। न्यूयॉर्क सिटी से लगभग 33 गुना बड़ा होगा इसका साइज। नियोम का साइज न्यूयॉर्क की तुलना में 33 टाइम्स ज्यादा बड़ा। इट इज सेड दैट द सिटी विल बी वर्टिकली स्टैग्ड। 2 बिल्डिंग, दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चर यहां बनाए जाएंगे 1600 फीट ऊंचे, 1600 फीट ऊंचे हाइट में, और पैरेलल होंगे दोनों 120 किलोमीटर लंबे। 2 यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बनाई जाएंगी, दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चर होंगे ये। 2 बिल्डिंग जो बनाई जाएंगी पैरेलल, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर होंगे, 1600 फीट ऊंचे और 75 माइल मतलब 120 किलोमीटर लंबाई जिनकी होगी। तो अब देख रहे हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये होने वाला है। बीच बीच में खबरें भी आ रही हैं कि लग रहा है फेल ना हो जाए ये, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर अभी दुनिया में नहीं है। तो आर्किटेक्चर के मार्वल, आर्किटेक्चरल मार्वल के तौर पे इस प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है। और जब ये रेडी हो जाएगा तो माउंटेन ऑफ नियोम से रेड सी तक की सीधी कनेक्टिविटी, इसी प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट है द लाइन, जो बिल्कुल सीधाई में एक डेवलप कर रहे हैं सिटी ये। इसी को द लाइन बोल रहे हैं, इसी को द लाइन कहा जा रहा है। द लाइन इज नथिंग बट ए कंपोनेंट ऑफ द नियोम प्रोजेक्ट। नियोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है द लाइन। 200 मीटर कार फ्री स्ट्रेचिंग 200 मीटर वाइड, 200 मीटर चौड़ा, 170 किलोमीटर लंबा, इसको द लाइन नाम दिया जा रहा है। और जो टारगेट बनाया गया है, अपने टाइम से स्लो चल रहा है प्रोजेक्ट ये, जो इसमें वर्क चल रहा है अपने टाइम से भी स्लो चल रहा है, और 2030 तक माना जा रहा है 2.4 किलोमीटर ही काम पूरा हो पाएगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट है और जो इन्होंने सोचा है उससे स्लो चल रहा है प्रोजेक्ट। 2030 तक 2.4 किलोमीटर ही माना जा रहा है कि पूरा कर पाएंगे, इस स्पीड से काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंकुला टनल। अब ये टनल कहां बनने जा रही है?
सेला टनल 13,800 किलोमीटर पे उससे भी ऊंची टनल बनने जा रही है, बीआरओ बना रहा है 16,580 फीट ऊंची। एक और टनल जो है अभी स्टार्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन, सिंकुला टनल। बीआरओ स्टार्ट कर रहा है कंस्ट्रक्शन सिंकुला टनल का। मोटरेबल मतलब गाड़ियां वाड़ियां जाएंगी इससे, मोटरेबल मतलब है व्हीकल वगैरह सब पास करेंगे। कितनी हाइट पर बना रहे हैं? 16,580 फीट की ऊंचाई पर। कहां पर लोकेशन होगी? लाहुल वैली, हिमाचल और लद्दाख के जस्कर के बीच। हिमाचल का लाहुल वैली और लद्दाख का जस्कर वैली, इसके बीच में बना रहे हैं ये टनल की कंस्ट्रक्शन कहां पर होगी? हिमाचल का लाहुल वैली, लाहुल स्पीति सुना होगा ना आपने, तो हिमाचल का लाहुल और जस्कर वैली लद्दाख एरिया, इसके बीच में बनाई जा रही है। कौन सी रोड लिंक पर कहां पे पड़ेगी ये? अभी जो नीमू पदम दारचा रोड लिंक है उधर लोकेशन है इसका। ये कहां पर बनेगी? नीमू पदम दारचा रोड लिंक जो है वहां पर बनाई जाएगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी, ये सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल होगी दुनिया में, इंडिया में नहीं। दुनिया की सबसे ऊंची टनल, सबसे लंबी टनल बनने जा रही है ये। तो ये बनाई जाएगी नीमू पदम दारचा रोड लिंक जो है वहां बनाई जाएगी, हिमाचल और लद्दाख के बीच। ये सबसे लंबी और सबसे ऊंची हाईवे टनल होगी दुनिया में जब बन जाएगी। और ऑल वेदर रोड पूरे साल ऑपरेशनल रहेगी, ऑल वेदर। और सबसे छोटा रूट हमें मिलेगा लद्दाख तक जाने के लिए, लद्दाख वगैरह तक जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट डेवलप होगा इसके द्वारा। और इसके बनने से और भी कई सारे एरिया, करगिल, सियाचिन, एलओसी, ये सब एरिया में भी कनेक्टिविटी बेटर होगी, कम टाइम में पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन क्या बना? सिंकुला टनल बीआरओ कौन बनाने जा रहा है? बीआरओ बनाने जा रहा है। कहां पर? लाहुल वैली और जस्कर वैली के बीच, मतलब हिमाचल लद्दाख के बीच। कितनी हाइट पर बनने वाली है? 16,580 किलोमीटर हाइट पर बनने वाली है। कौन से रोड लिंक की तरफ बनाई जा रही है? जहां नीमू पदम दारचा रोड लिंक है उधर बन रही है, ये उधर बनना शुरू होगी अब। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये सबसे लंबी, सबसे ऊंची टनल बनेगी, हाईवे टनल दुनिया की। और ऑल वेदर पूरे साल कनेक्टिविटी मिलेगी यहाँ पर। लद्दाख तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट भी ये होगा। जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी, लद्दाख तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट भी हमें मिल जाएगा। तो कई सारी टनल आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के एरिया में और लद्दाख वगैरह के एरिया में इंडिया डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमारा मेन थ्रेट क्या, जो पीओके सीओके का एरिया है, एक तो वहां पर कनेक्टिविटी हमें बेटर करनी है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो कितनी सारे टनल के नाम आप सुन चुके हैं, दो एरिया की तरफ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ एक कश्मीर की तरफ, लद्दाख। यहां से वेपन वगैरह भी पास कर पाएंगे। करगिल, सियाचिन, एलओसी, ये तीनों जगह कनेक्ट करेंगे इससे। करगिल, सियाचिन, एलओसी तीनों जगह जाना आसान होगा। लगभग 100 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी इसके बनने से। इसके बनने से लगभग 100 किलोमीटर डिस्टेंस कम होने वाली है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगी। और इसको कंस्ट्रक्शन भी इस तरह से होगा कि कुछ आर्टिलरी शेलिंग वगैरह, मिसाइल फायरिंग वगैरह से डैमेज ना हो। अगर युद्ध वगैरह की स्थिति में इसको आसानी से डैमेज ना किया जा सके, इस तरह की बनाई जाएगी, मतलब बहुत एडवांस। मिलिट्री का जो नए राष्ट्रपति बने थे मुइजू, इन्होंने क्या अल्टीमेटम दे दिया था? 10 मई से पहले इंडिया अपने सोल्जर को विड्रॉ कर ले, अपनी मिलिट्री को मालदीव से विड्रॉ कर लिया जाए। इंडिया मालदीव के बीच जो टेंशन चल रही है, बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि वहां के एक मंत्री ने पीएम मोदी के बारे में कुछ गलत भाषा बोल दी, यहां से टूरिज्म कम हो गया, इंडिया से बड़ा उसका रिटेलिएशन आया। ठीक है, तो मालदीव के राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि 10 मई से पहले अपनी मिलिट्री विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि वो है प्रो चाइना। मुइजू जो है वो प्रो चाइना है, वो चाइना का सपोर्टर है, चाइना का पपेट है एक तरीके से। आईएमएफ ने भी डांट लगाई है अभी, चाइना के डेप्ट ट्रैप में वो भी फंस रहा है। डेप्ट ट्रैप क्या है? चाइना की नीति है, दुनिया के ऐसे कंट्री जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी वैसी है उनको पैसा देकर सपोर्ट कर देता है। जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, जैसे पाकिस्तान हो गया, कुछ समय पहले श्रीलंका का भी यही हाल था, मालदीव हो गया, कुछ समय पहले नेपाल की स्थिति यही कर रखी थी। तो कुछ कंट्री जो चाइना से क्लोज हो रहे हैं फंडिंग के लिए, पैसे के लिए, उनको लगता है कि चाइना सपोर्ट कर देगा। श्रीलंका की हालत देखिए आपने, श्रीलंका चाइना के डेप्ट ट्रैप में फंसा, कर्ज के जाल में। डेप्ट ट्रैप का मतलब है कर्ज के जाल में फंसा। चाइना का पोर्ट ले लिया उन्होंने हम्बनटोटा 99 ईयर की लीज पर। चाइना के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कंट्री छोड़ के भागना पड़ गया, इकोनॉमिक इमरजेंसी लग गई थी श्रीलंका के अंदर।
श्रीलंका की बात कर रहा हूं। चाइना का डेप्ट ट्रैप, चाइना का कर्ज जाल, डेप्ट ट्रैप की जो उसकी नीति है, कर्ज देकर किसी कंट्री को अपना पपेट बना लो, उस पर इतना कर्ज लाद दो कि वो चुका ही ना पाए, और फिर जैसे आप कहोगे वैसे करेगा। तो श्रीलंका में भी इन्होंने यही किया था। श्रीलंका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ गई, हालत खराब हो गई, चुका ही नहीं पाया, अपना पोर्ट उसको लीज पर देना पड़ गया 99 ईयर के लिए, हम्बनटोटा पोर्ट। और श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों कंट्री छोड़ के भाग गए, चाइना के नहीं। चाइना ने लोन में फंसाया श्रीलंका को, श्रीलंका में आर्थिक हालत हो गई खराब, लोन भी नहीं चुका पा रहा था चाइना का, और हालत इतनी खराब हुई, वहां फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई थी अभी कुछ समय पहले, और हालात ऐसे हो गए, जो राजपक्षे ब्रदर्स थे, महिंदा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, 4-5 भाई एक ही घर के मंत्री बने हुए थे। महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने थे, गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने हुए थे, कंट्री छोड़ के भाग गए श्रीलंका को बदहाली में छोड़कर। अब धीरे धीरे कंडीशन इंप्रूव होना शुरू हुई है। तो खाली कर्ज जाल श्रीलंका पे अप्लाई नहीं किया इसने, कई देशों पे किया है। मालदीव की भी हालत ठीक नहीं है। अभी आईएमएफ लगातार न्यूज में चल रहा है कि आईएमएफ ने मालदीव को डांट लगाई है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ मालदीव बढ़ रहा है, और अगर उसको आईएमएफ से पैसा मिले तो क्या वो पैसा चाइना का ब्याज चुकाने के लिए थोड़ी है। दिक्कत क्या आती है, जब इन कंट्री को परेशानी होगी तो फिर ये आईएमएफ से लोन मांगने जाते हैं, आईएमएफ से लोन मांगने जाते हैं, और आईएमएफ में क्या बात होती है कि ये कंट्री चाइना से भी कर्जा उठाए हुए हैं, चाइना का इंटरेस्ट पे करना है या लोन चुकाना है। अब चाइना का पैसा चुकाने के लिए आईएमएफ लोन थोड़ी देगा, इसीलिए कई कंट्री विरोध कर देते हैं आईएमएफ से जब ये फंडिंग वंडिंग मांगने जाते हैं। श्रीलंका के केस में हुआ था ऐसे, या मालदीव के केस में। तो आईएमएफ से फंडिंग जब ये मांगने जाते हैं और आईएमएफ को पता है कि चाइना का इनको इंटरेस्ट पे करना है मान लो, तो क्या आईएमएफ इसलिए पैसा देगा कि चाइना का लोन चुकाओ या उसको इंटरेस्ट पे करो? आईएमएफ इसके इस काम के लिए थोड़ी बनी हुई है संस्था। तो अभी यही न्यूज में चल रहा है कि आईएमएफ ने जो मुइजू को डांट लगाई है, वार्न किया है, वो यही मुद्दा है, क्योंकि चाइना का कर्जा मालदीव पे बहुत बढ़ता चला जा रहा है, और मालदीव सहायता मांग रहा है आईएमएफ वगैरह से, और आईएमएफ कह रहे हैं कि वार्न कर रहे हैं उसको, क्योंकि मालदीव की कंडीशन खराब से खराब होती जा रही है। तो मुइजू, क्योंकि ये प्रो चाइना, चाइना का सपोर्टर है, ये सी जिनपिंग का पपेट है, चेला है उसका। तो इंडिया जब ये बना राष्ट्रपति मुइजू, तो इसने अल्टीमेटम दे दिया कि 10 मई से पहले अपने सोल्जर विड्रॉ कर लो। अब इंडिया ने विड्रॉ कर लिए वहां से, मतलब रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, मैंने जो बोला आपको। अब इंडिया ने सोल्जर क्यों लगा रखे थे? इंडिया के सोल्जर काफी समय से डिप्लॉय थे मालदीव में, अच्छे रिलेशन इंडिया मालदीव से मेंटेन करता रहा है। मालदीव में कई बार दिक्कत हुई, जैसे वाटर की बड़ी क्राइसिस हो गई थी, इंडिया ने यहां से वाटर सप्लाई भेजी। एक बार इनका एयरपोर्ट वगैरह सब कब्जा हो गया था, इंटरनल इशू हो गया था। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजी थी, ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस। तो इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया मालदीव को, अच्छे रिलेशन रहे हैं। पर अभी जो मुइजू पावर में, कुछ कुछ बीच बीच में ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो प्रो चाइना रहे, बहुत कम रहे हैं, कुछ कुछ रहे, जैसे मोहम्मद नशीद था इससे पहले, मोहम्मद नशीद इंडिया से ठीक रिलेशन थे उसमें मालदीव के। मोहम्मद नशीद वगैरह जब था ठीक रिलेशन थे, इब्राहिम सोली था तब भी ठीक था। पर मुइजू जो आया है ये पूरी तरह से चाइना का सपोर्टर है। तो मोहम्मद नशीद के समय में या इब्राहिम सोली के समय में ठीक रिलेशन रहे हैं, मोहम्मद मुइजू जो है ये पूरी तरह चाइना का सपोर्टर, ये ज्यादा ही चाइना रट लगाया है मोहम्मद मुइजू। तो इसने इंडिया आउट कैंपेन, चुनाव के समय में भी इसने कैंपेन चलाया था इंडिया आउट, कि मैं जब बन जाऊंगा तो इंडिया के सोल्जर सब हटाए जाएंगे यहां से। अब इसको पढ़ो। तो इंडिया ने विड्रॉ कर लिए हैं अपने सोल्जर मालदीव से, 10 मई की डेडलाइन थी उससे पहले ही, क्योंकि मुइजू ने एक कैंपेन चलाया था इंडिया आउट कैंपेन, कि जब ये पावर में आएगा तो इंडियन सोल्जर्स को वहां से हटाएगा। अब इंडिया ने कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह भी दे रखे थे इन लोगों को, मालदीव को, उसको ऑपरेट करने के लिए भी इंडियन मिलिट्री थी वहां पर। अब इंडियन मिलिट्री वहां से चली आई है तो वो हेलीकॉप्टर कैसे चला पाएंगे ये? इनके मंत्री ने अभी स्टेटमेंट दिया कि इंडियन मिलिट्री को तुमने विड्रॉ करा तो दिया, पर जो एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर वगैरह इंडियन मिलिट्री ने दे रखे थे, वेपन्स वगैरह, उनको चलाएगा कौन? हमें तो एक्सपर्टाइज नहीं, हमारे पास लोग नहीं है कि वो चला पाए। तो इंडिया ने अपने सोल्जर मालदीव से विड्रॉ कर लिए हैं 10 मई की डेडलाइन से पहले ही। मोहम्मद मुइजू का जो कैंपेन था इंडियन मिलिट्री पर्सनल को वहां से हटाने का, उसके तहत मुइजू प्रो चाइना लीडर के तौर पे देखा जाता है। इंडिया आउट इसका कैंपेन था कि इंडिया के प्रभाव को उस कंट्री में कम करना, इंडिया का प्रभाव कम हो जिससे चाइना का प्रभाव बढ़े, क्योंकि लक्षद्वीप के बगल में ही है मालदीव,
और चाइना तो चाहेगा ही स्ट्रेटेजिकली वहां पे आके बैठ जाए सर पे, क्योंकि जमीन पे भी और ओशियन में भी चाइना क्या चाहता है? वर्चस्व, एब्सोल्यूट पावर चाहता है ना, कि सबसे सबके ऊपर डोमिनेट करना। साउथ चाइना सी में वो यही प्रॉब्लम करता है, ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ कंफ्लिक्ट है, इंडियन ओशियन में भी वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। एक मैंने अभी कल ही आपको बताया, सक्सम वैली वाला रोड डेवलपमेंट किया पीओके एरिया में, तो वो तो उसकी पॉलिसी का हिस्सा है, एक्सपेंशन उसकी नीति का पार्ट है। चाइना की एक्सपेंशन नीति है ही, विस्तारवादी नीति है उसकी। लगातार हम देखते हैं, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, कई देशों के साथ कंफ्लिक्ट में है वो। ठीक है, तो मालदीव इंडियाज की मैरीटाइम नेबर, इंडियन ओशियन के क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में कई तरह के अलायंस वगैरह बने हुए हैं कंट्रीज के आपस में, कि हम व्यापार को बढ़ावा दें, एक दूसरे को सुरक्षा दें, या चाइना यहां पर अपनी पावर को ना बढ़ा पाए। कई सारे प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, पर मालदीव को चाइना जो अपनी तरफ जोड़ता जा रहा है, जो प्रो चाइना ये लीडर आ गया है, कहीं ना कहीं उन चीजों पर पानी फेर रहा है, चाइना के प्रेजेंस को बढ़ा रहा है वहां पर। तो कई देशों को खतरा है, कई छोटे छोटे देश हैं जो इंडिया को, देखो इंडियन ओशियन में मेन पावर इंडिया है, इंडियन ओशियन में मेन पावर है इंडिया। ट्रेड रूट वगैरह देखे तो इंडिया सबसे डोमिनेट करता है उस एरिया में। अब चाइना उस एरिया में प्रेजेंस चाहता है, तो क्या करेगा? जो इंडिया के ही आसपास के कंट्री हैं उनको साथ में जोड़ लेगा, जैसे कि मालदीव। और अभी तक इंडियन ओशियन के क्षेत्र में इंडिया का डोमिनेंस रहा है, तो वही चाइना की पॉलिसी का हिस्सा है। और कई कंट्री, क्योंकि इंडिया की वर्ल्ड वाइड इमेज अच्छी है, कई कंट्री इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर चाइना एंटर कर जाता है तो चाइना के साथ जाना ठीक नहीं रहेगा उनके लिए। मालदीव चाइना के सपोर्ट में जा रहा है, पर कई सारे इंडियन ओशियन में छोटे छोटे आइलैंड है, कई सारे कंट्री हैं, वो जानते हैं कि इंडिया के साथ उनका वेलफेयर है, उनके लिए बेनिफिशियल इंडिया के साथ रहना है। तो इंडिया ने कई सारे ग्रुप भी बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल ग्रुप भी कई सारे बने हुए हैं। जैसे एक मैं बार बार सागर नाम का जिक्र कर रहा हूं, एक मैं बार बार कल की क्लास में भी कई बार यह नाम आया, सागर। क्या है सागर? इंडियन ओशियन के क्षेत्र में देखो, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडियन ओशियन के क्षेत्र में सबकी सिक्योरिटी और सबका ग्रोथ। सागर प्रोग्राम जो है, तो इंडिया के साथ कई कंट्रीज में जुड़े हुए हैं। सागर प्रोग्राम क्या कहता है? सागर प्रोग्राम यही तो कहता है कि सबकी सुरक्षा हो और सबकी ग्रोथ हो। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मोदी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जो है, मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं उनके लिए उनका वेलफेयर हो, उनके लिए बेटरमेंट हो, और उनकी सुरक्षा और उनकी ग्रोथ भी। तो हिंद महासागर के क्षेत्र में सागर प्रोग्राम मोदी गवर्नमेंट का, ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी पूछेगा, सागर जो प्रोग्राम है यूपीएससी में क्वेश्चन बनेगा इस पर। तो सागर प्रोग्राम मोदी गवर्नमेंट का, इसका क्या मतलब हुआ? सागर प्रोग्राम मोदी गवर्नमेंट का, इंडियन ओशियन के क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और सबकी ग्रोथ हो, और नेबरहुड का वेलफेयर, सब नेबर में जो है हमारे नेबरिंग कंट्री का वेलफेयर भी हो। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, ये इसका मोटिव है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी कई दिन से आप चर्चा सुन रहे हैं, मोदी जी ने भी स्पीच में कई बार कहा कि चुनाव जो हैं ये लोकसभा और विधानसभा के एक साथ हो जाने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट बनने के बाद भी आप देखो, केंद्र में सरकार बन भी जाए, स्टेट में आए दिन चुनाव होते रहते हैं और रोज चुनाव होता रहता है कोई ना कोई। तो ये प्रोग्राम है कि एक साथ चुनाव क्यों ना करा लिए जाएं, लोकसभा के भी विधानसभा के भी। अभी इस बार नहीं होने जा रहा है, ये 2029 के लिए प्रपोज है। ये साइमल्टेनियस इलेक्शन वाली जो कमेटी बनाई गई थी 2029 के लिए प्रपोजल है, ये अभी इस बार नहीं होने वाला है, ये 2029 के लिए। तो लोकसभा और स्टेट असेंबली मतलब विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कर दिए जाए, ताकि उसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार अपने अपने काम पे फोकस करे और 5 साल के लिए फुर्सत हो जाए। नहीं तो रोज चुनाव, रोज कैंपेनिंग, पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, और प्रोडक्टिविटी, उतना इफेक्टिव काम ही नहीं हो पाता, रोज कोई ना कोई चुनाव होता रहेगा। तो प्रोग्राम तो ठीक है, पर विपक्ष को भी इस पे कुछ दिक्कत है कि मान लो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, और जो लोकसभा जीतेगा तो सारे स्टेट के भी वही जीत जाएगा, विपक्ष को इस पे ये बात है। पर
करंट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो कम से कम अपने काम पे तो फोकस करेंगे 5 साल के लिए, नहीं तो रोज चुनाव ही होता रहेगा। और विपक्ष क्या कह रहा है इस पर, एक साथ चुनाव होने, मान लो किसी एक व्यक्ति की लहर चल रही है तो वो लोकसभा और विधानसभा एक साथ दोनों जीत जाएगा। तो इस पे यही चल रहा था, पर एक कमेटी बनाई गई। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे कमेटी बनाई गई कि सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएं, विचार किया जाए। कमेटी बना दी गई। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर रामनाथ कोविंद। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन कहीं पूछेगा, ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के करा लिए जाए, ये जो कमेटी बनी, गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष कौन थे? फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद, इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी। कमेटी के और मेंबर थे, मिस्टर अमित शाह भी मेंबर थे। हाई लेवल कमेटी बनी, फॉर्मर प्रेसिडेंट इसके अध्यक्ष रहे, मिस्टर अमित शाह भी इसके मेंबर थे। और क्वेश्चन आएगा अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अब इन्होंने अपना रिकमेंडेशन वगैरह दे दिया है। द हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद रिकमेंड किया साइमल्टेनियस इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के, ये पहला स्टेप। और म्युनिसिपल और पंचायत के भी चुनाव 100 दिन के अंदर करा लें। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो करा ही लें, पर इनको होने के बाद 100 दिन के अंदर अंदर पंचायत और म्युनिसिपलिटी के भी चुनाव करा लिए जाएं। 100 दिन के अंदर अंदर पंचायत और म्युनिसिपलिटी के भी चुनाव हो जाएं। 14 मार्च को इस कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी गई है। मिसेस द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी गई है। 14 मार्च को ये रिपोर्ट आ गई है। तो द हाई लेवल कमेटी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। 2029 के लिए ये बात हो रही है, अभी के लिए नहीं। और साथ साथ 100 डेज के अंदर जब जनरल इलेक्शन हो जाएं लोकसभा विधानसभा के, तो 100 डेज 3 मंथ्स के अंदर अंदर 3 मंथ्स में पंचायत और म्युनिसिपलिटी के भी चुनाव करा लिए जाएं। और ये रिकमेंडेशन रिपोर्ट इन्होंने अपना मिसेस द्रौपदी मुर्मू को दे दिया है। The panel recommended that fresh election could be held to constitute a new Lok Sabha। अब मान लो अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिला, एक ये भी तो स्थिति बनेगी, अब कई सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगी कि सर चुनाव हुए, किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी की सरकार नहीं बन पा रही है, तो क्या करोगे? फिर से चुनाव कराओगे। उस स्थिति में तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चुनाव होगा दोबारा नहीं होगा। जैसे अभी स्थिति होती है, मानो लोकसभा का चुनाव है और किसी एक की सरकार नहीं बन पाई, हंग असेंबली बन गई, तो फिर क्या करोगे? री इलेक्शन कराओगे जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं बन जाएगी। और स्टेट विधानसभा के केस में क्या करोगे? मान लो लोकसभा में 5 साल की सरकार बन गई और स्टेट में कोई गवर्नमेंट बनी, 1.5 साल चली और उससे 5 साल पूरे होने से पहले वो खत्म हो गई। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? क्या क्या इसमें कमेटी में इन्होंने बोला, इस रिपोर्ट में बोला, जैसे मान लो लोकसभा का चुनाव होगा, अब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला, फॉर एग्जांपल मान लो इस बार के चुनाव में अगर किसी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली, सरकार नहीं बन पाई, तो उस केस में क्या होता है? फिर से इलेक्शन होता है। तो उस स्थिति में फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा 29 वाली स्थिति में भी। पर अगर कोई स्टेट असेंबली की बात है, दोनों के इलेक्शन साथ साथ करा लिए जाए, तो लोकसभा में अगर मेजोरिटी नहीं आया तो दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। पर उस ड्यूरेशन में अगर स्टेट में किसी, मान लो 2 साल की सरकार चली थी और फिर वो सरकार चली गई, अब क्या दोबारा 5 साल के लिए चुनाव होगा दोबारा से? अगर स्टेट में कोई गवर्नमेंट 2 साल चली, फिर वो गवर्नमेंट खत्म हो गई, फिर से चुनाव होगा, पर केवल बचे हुए समय के लिए, तभी तो अगली लोकसभा के साथ मैच कर पाएगा। मेन तो लोकसभा का चुनाव होगा और साथ साथ विधानसभा कराएंगे। तो लोकसभा में अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिला तो लोकसभा में तो फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा। और विधानसभा के अंदर अगर किसी का टर्म पूरा नहीं हुआ, मान लो यूपी में 2 साल सरकार चली, 3 साल बचे हुए थे, तो फिर री इलेक्शन 3 साल के लिए होगा। वो जो गवर्नमेंट बनेगी 3 साल सर्व करेगी, मतलब टेन्योर 5 साल का रहेगा। अगर 5 साल एक बार में पूरे नहीं हो पाए, 2 साल मान लो हुए, तो बाकी 3 साल के लिए फिर चुनाव दोबारा होगा। क्योंकि जब लोकसभा का फिर से चुनाव आएगा, साथ साथ कराना है दोनों को, तो स्टेट वाले में बचे हुए टर्म के लिए होगा, ताकि मैच कर पाए, सिंक बने, सिंक्रोनाइज कर जाए दोनों। नहीं तो मान लो लोकसभा चुनाव 5 साल में हुआ, किसी स्टेट में 2 साल गवर्नमेंट रही, फिर से चुनाव कराओगे फिर 5 साल, तो लोकसभा से मैच कैसे करेगा? लोकसभा अगर 34 में खत्म हो रहा होगा तो किसी स्टेट की विधानसभा 36 में खत्म होगी। तो स्टेट के अंदर आपको उतने बचे हुए ड्यूरेशन के लिए कराना पड़ेगा। वो सब रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है, देख लो, यही से मेंशन कर रखा है। द पैनल रिकमेंडेड दैट फ्रेश इलेक्शन कुड बी हेल्ड
टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू लोकसभा इन द इवेंट ऑफ हंग हाउस और नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, गवर्नमेंट चली गई या हंग हो गया हाउस, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो लोकसभा का चुनाव दोबारा से कराया जाएगा। लोकसभा का चुनाव दोबारा से कराया जाएगा और दोबारा से चुनाव जो होगा तो जितने समय तक लोकसभा भी चल चुकी है उसके बचे हुए टाइम के लिए, नहीं तो फिर विधानसभा से लोकसभा आगे भाग जाएगी। अगर आप दोबारा मान लो 2 साल लोकसभा चली और 2 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आया और केंद्र में सरकार गिर गई, तो फिर अगर 5 साल लोकसभा करा दोगे तो स्टेट वाले में पता लगा फिर आगे पीछे हो जाएगी डेट। तो चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में लोकसभा का चुनाव हो या स्टेट के अंदर, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलेगा या अविश्वास प्रस्ताव में गवर्नमेंट चली गई तो बची हुई ड्यूरेशन के लिए ही दोबारा चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, ताकि दोनों में सिंक बना रहे, साथ साथ चलें। क्योंकि अगर स्टेट में आपने 5 साल रखा और लोकसभा में 2 साल में गवर्नमेंट गिर गई, लोकसभा चुनाव दोबारा कराने पड़े और फिर लोकसभा 5 साल के लिए कराओगे तो स्टेट से मैच नहीं करेगा। मतलब किसी को भी अगर आपने आगे पीछे कर दिया सिंक नहीं बनेगा ना। जैसे स्टेट में 2 साल में सरकार चली गई और फिर आप 5 साल के लिए अगर स्टेट में बनाओगे तो लोकसभा पीछे हो जाएगी जो चल रही होगी। 29 में लोकसभा बनी और 34 में अगर पूरी हो रही है, उससे पहले किसी स्टेट में सरकार गिर गई और 5 साल के लिए विधानसभा चुनाव अगर कराएंगे तो वो लोकसभा से ड्यूरेशन आगे भाग जाएगा, मैच ही नहीं करेगा। या ऐसा हो जाए कि स्टेट में यूपी में मान लो 5 साल सरकार चल रही, 5 साल का विधानसभा बन गई और बीच में लोकसभा ब्रेक हो गई, फिर लोकसभा अगर 5 साल की कराओगे तो लोकसभा आगे भाग जाएगी। इसका मतलब लोकसभा या विधानसभा बीच में अगर ब्रेक हो गई तो बचे हुए ड्यूरेशन के लिए चुनाव कराएंगे ताकि बराबर चले दोनों। चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, बीच में जो ब्रेक हो गया अगर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ा तो दोबारा इलेक्शन बचे हुए ड्यूरेशन के लिए कराना पड़ेगा ताकि दोनों में सिंक बना रहे, दोनों का टाइम मैच करता रहे। अब देखो ये लिखा है इन्होंने, द पैनल रिकमेंडेड दैट फ्रेश इलेक्शन कुड बी हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू लोकसभा। अगर हंग हाउस हो जाए या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, उस केस में रिमेनिंग टर्म जो बची है उतने के लिए ही चुनाव होगा। व्हेन फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड फॉर विधानसभा, तो विधानसभा चाहे लोकसभा जो पेंडिंग टर्म बची होगी उतने के लिए चुनाव कराया जाएगा ताकि दोनों का ड्यूरेशन मैच हो पाए, दोनों का ड्यूरेशन मैच हो पाए। अब पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का चुनाव 100 दिन के अंदर कराना होगा। लोकसभा विधानसभा के चुनाव जब एक साथ हो जाएंगे तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी आपको 100 दिन के अंदर पूरा कर लेना है ताकि चुनाव एक बार में सब खत्म हो जाएं, बार बार चुनाव के चक्कर में ना पड़े। अब एक चीज देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है, जो मुख्य चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयोग जो है ये लोकसभा के भी चुनाव कराता है, यही विधानसभा के भी चुनाव कराएगा। अब एक बात ये समझने की है ना कि लोकसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, ये सारे चुनाव मुख्य चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब चुनाव मुख्य चुनाव आयोग कराता है। अभी लोकसभा चुनाव भी यही करा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। अब एक दिक्कत क्या आ रही है, एक दिक्कत ये आएगी कि ये कमेटी कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा देंगे, 2029 के लिए ये रिपोर्ट दी गई है। और फिर कह रहे हैं कि 100 डेज के अंदर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के भी चुनाव करा लिए जाएंगे। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी 100 डेज के अंदर करा लिए जाएंगे। तो जरा ये बताओ, ये चुनाव कराता कौन है? पॉलिटी अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव तो मुख्य चुनाव आयोग कराता है। पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जो होते हैं ये कौन कराता है? क्या ये मुख्य चुनाव आयोग कराता है? नहीं, ये कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये चुनाव कराता है राज्य का चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है इसको। तो दोनों अलग अलग हैं। तो यहां पर ये भी तो एक यूनिफॉर्मिटी बनानी पड़ेगी, ये भी तो एक यूनिफॉर्मिटी बनानी पड़ेगी कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लोगे, ये बात तो ठीक है, मुख्य चुनाव आयोग का काम है। इसका मतलब कुछ बदलाव कहीं करना भी पड़ेगा कि पंचायत म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आप 100 डेज के अंदर कह रहे हो कि इसके बाद 100 दिन के अंदर करा लो, और ये चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो कहीं ना कहीं संविधान में जो प्रोविजन वगैरह बने हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको घटानी बढ़ानी पड़ेंगी, कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा। अभी की व्यवस्था एग्जिस्टिंग जो है उसमें कुछ कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ये काम कराती है तो उसके लिए भी नियम बनाना पड़ेगा। अब देखो ये लिखा है, पैनल ने यह भी रिकमेंड किया है सूटेबल अमेंडमेंट किए जाएं
जैसे कि आर्टिकल 324A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मुख्य चुनाव आयोग, चुनाव जो लोकसभा विधानसभा से बात कर रहे हैं, आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 324 चुनाव के बारे में बात है। फिर 324A दिया हुआ है, 324 आर्टिकल देखोगे उसमें चुनाव की बात है। फिर 324 कैपिटल ए, 325, ये सब आर्टिकल में चुनाव संबंधित पूरा चीजें बताई गई हैं। तो पैनल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324A में भी कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कि साइमल्टेनियस इलेक्शन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में भी कर लिए जाएं। तो मुख्य चुनाव आयोग 324 में लिखा है, और 324 कैपिटल ए पंचायत म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी साथ में करा लिए जाएं। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन संबंधित भी आपको कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल 325 में लिखा है, इलेक्शन कमीशन भारत का स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करके ये अलाउ, आर्टिकल 325 सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को अलाउ करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करके ये सब काम कॉमन इलेक्टोरल रोल वगैरह बनाए जा सकते हैं। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन को जहां सहायता की जरूरत होगी, मुख्य चुनाव आयोग को ये अथॉरिटी है कि वो उनको सहायता कर सकते हैं, मिलजुल के काम कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। पर कुछ अमेंडमेंट 324A आर्टिकल में करने पड़ेंगे। पर आर्टिकल 325 मुख्य चुनाव आयोग को ये अथॉरिटी देता है, अलाउ करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ वो कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन वगैरह कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। बोथ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वुड रिक्वायर रेटिफिकेशन, स्टेट का अप्रूवल भी लगेगा। अमेंडमेंट जब की जाएगी, संविधान में बताया था मैंने, संविधान में संशोधन हो सकता है, कई बार हुआ है। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें स्टेट का अप्रूवल भी लगता है। कुछ अमेंडमेंट संविधान, सारे अमेंडमेंट में नहीं, संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, कुछ में स्टेट अप्रूवल लगता है, कुछ में नहीं भी लगता है। हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्टेट का अप्रूवल चाहिए ऐसा नहीं होता। पर यहां पर देखो लिखा है ना कि बोथ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वुड रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट ऑल्सो। स्टेट का भी अप्रूवल लगेगा। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर तो देगी, पर उसमें स्टेट का अप्रूवल भी कंसीडर होगा, ये भी देखा जाएगा। तो हर अमेंडमेंट में स्टेट अप्रूवल लगता है नहीं, कुछ संवैधानिक संशोधन में स्टेट अप्रूवल भी देखा जाता है। क्लियर है? यहां लिख भी दिया है, देखो मैंने, कि मुख्य चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा ये सब चुनाव कराती है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत, म्युनिसिपैलिटी को चुनाव कराती है। ये पॉलिटी में क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। VSHORDAS एक वेपन DRDO ने बनाया है, कंधे पे रख के लॉन्च करने वाली एक मिसाइल समझ लो। कंधे पे रख के लॉन्च करने वाली एक मिसाइल है ये। क्लियर है? VSHORDAS, DRDO ने 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं। VSHORADS क्या है ये? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब हवा में अगर कोई मिसाइल या कोई एयरक्राफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, तो कंधे पे रख के या छोटी एक कैनन, एक छोटी गन के द्वारा इसको लॉन्च कर सकते हैं, हवा में टारगेट को हिट करेगा। कोई एरियल व्हीकल आपकी तरफ आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट, कोई हेलीकॉप्टर, कोई वेपन, तो कंधे पे रखकर या एक छोटी कैनन टाइप की छोटी आर्टिलरी गन, उससे आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो उस एरियल व्हीकल को ये हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह का वेपन DRDO ने बनाया। मैनपैड बोलते हैं इनको, मैनपैड। पोर्टेबल होते हैं, हल्के होते हैं, कहीं भी इनको आप कैरी भी कर सकते हैं। हल्के होते हैं, कहीं भी इनको आप कैरी कर सकते हैं। तो DRDO ने 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, ये भी एक तरह की मिसाइल जो एरियल व्हीकल को डिस्ट्रॉय करेगा। चांदीपुर उड़ीसा, यहां से इसको टेस्ट किया गया है। चांदीपुर उड़ीसा, यहां से इसका ट्रायल किया गया। तो VSHORDAS, DRDO कंडक्टेड 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। 28-29 फरवरी 24 को ट्रायल किया गया। ये पोर्टेबल लॉन्चर है, हल्के होते हैं, कहीं से भी कैरी कर सकते हैं, और मैंने बताया कंधे पे रख के भी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं इससे। These tests were carried out against high speed unmanned aerial target अंडर डिफरेंट इंटरसेप्शन सिनेरियो। तो ये जो ट्रायल किया गया है, कई तरह के वेपन को, अलग अलग जो एरियल व्हीकल हैं, हवा से जो वेपन आ रहे हैं, हवाई मार्ग से आ रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसके द्वारा। इंटरसेप्ट करके देखा गया है ड्यूरिंग ऑल द टेस्ट फ्लाइट। और जो भी ट्रायल किए हैं, पूरी एक्यूरेसी से टारगेट को हिट किया है इसने, पूरी एक्यूरेसी से टारगेट को हिट किया। देखो ये इमेज है,
छोटे जो बैरल होते हैं उनसे भी लॉन्च हो सकती है और कंधे पे रख के भी लॉन्च कर सकते हैं। ये है, ये कंधे पे रख के भी लॉन्च कर सकते हैं, छोटे जो बैरल वाली गन है उनसे भी लॉन्च कर सकते हैं। तो कोई एयरक्राफ्ट, कोई मिसाइल अगर आपकी तरफ आ रही है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। और पहला नहीं, इंडिया के पास और भी हैं ऐसे टैंक वगैरह को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे तो एरियल व्हीकल के लिए है ये वाली, तो जो है एरियल व्हीकल, कोई हवा से कोई टारगेट आपकी तरफ आएगा उसके लिए है। टैंक वगैरह को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरह की मिसाइल होती हैं, उनको MPATGM बोलते हैं, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इनको बोलते हैं मैन पोर्टेबल। टैंक वगैरह को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं इस तरह की मिसाइल, मैन पोर्टेबल। डिफेंस में पढ़ाया हुआ है जीके में, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो जो ये मैन पोर्टेबल होती है ना, हल्की, कहीं से भी आप कैरी कर सकते हो, कंधे पे रख के लॉन्च कर सकते हो। इनके लिए एक वर्ड ये भी यूज होता है, मैनपैड, मैनपैड वर्ड भी यूज होता है। तो MPATGM, मैनपैड, ये सब क्या है? वो हल्की मिसाइल्स कंधे पे रखकर जिनको लॉन्च किया जा सकता है। अब जैसे ये वाली बनाई है, ये एरियल टारगेट को हिट करने के लिए। MPATGM है ग्राउंड टारगेट को हिट करने के लिए, जैसे किसी टैंक को। तो हर तरह के व्हीकल चाहिए ना आपको, अंडर वाटर कोई चीज लॉन्च करनी है, कोई चीज जमीन से जमीन पे हिट करनी है, कोई जमीन से हवा में हिट करनी है, तो कई प्रकार के वेपन होने चाहिए। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM, ये इंडिया के पास ऑलरेडी है, कंधे पे रख के जो युद्ध में आप टैंक वगैरह को डैमेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैनपैड वर्ड यूज किया जाए, वो भी इसी तरह की मिसाइल्स होती हैं कंधे पे रख के जिनको आप लॉन्च कर सकते हैं, हल्की होती हैं, पोर्टेबल होती हैं, आप कैरी कर सकते हैं कहीं भी। तो युद्ध में तो बहुत हेल्पफुल हो गया। मान लो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं अगर दुश्मन, तो यहां से आप जमीन से वहां हिट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कोई पहली बार ऐसा बन रहा है, इस तरह के वेपन डिफेंस के पास ऑलरेडी हैं। देखो लिखा है ना, दिस शोल्डर फायर्ड मिसाइल, कंधे पे रख के इनको फायर किया जा सकता है। तो एरियल थ्रेट अगर कोई आता है, मान लो कोई ड्रोन भेज दे, वो अब पाकिस्तान या चाइना की तरफ से कोई ड्रोन आ जाए, तो इसके द्वारा हम उस ड्रोन को मार गिरा सकते हैं। तो VSH ORADS इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैनपैड वर्ड यूज किया ना मैंने, मैनपैड, मैनपैड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये, डिजाइंड एंड डेवलप बाई DRDO के साथ कोलैबोरेशन में RCI इन्होंने मिलकर बनाया। और मिसाइल इनका मेरी नोवल टेक्नोलॉजी, एक्यूरेसी वगैरह सब है इसमें, बस ये ध्यान रखना है। VSH ORADS क्या है? मैनपैड है, मैनपैड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। टैंक वगैरह को डैमेज करने के लिए MPATGM होती है, वो भी पोर्टेबल मिसाइल होती है। टैंक वगैरह को डैमेज करने के लिए उसको MPATGM बोलते हैं, और एरियल टारगेट को डैमेज करने के लिए मैनपैड होती है। INS सागर ध्वनि, व्हाट इज INS सागर ध्वनि? INS मतलब क्या? इंडियन नेवल शिप। तो सागर ध्वनि एक तरह का शिप है, किस तरह का? रिसर्च वेसल, ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल। किस तरह का शिप है? ओशियोनोग्राफिक रिसर्च के लिए, ऑफ नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी ऑफ DRDO। तो DRDO की ही एक ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी, NPOL एक संस्था DRDO से जुड़ी हुई, उसके लिए एक शिप है ये। DRDO की ही एक NPOL एक संस्था जुड़ी हुई है, उसका रिसर्च वेसल INS सागर ध्वनि। तो 2 महीने लंबी यात्रा कोच्चि से अक्टूबर 11 में शुरू की इन्होंने, सागर मैत्री मिशन के तहत। INS सागर ध्वनि एक रिसर्च वेसल है, DRDO से ही जुड़ी हुई एक NPOL लैब है उसका, DRDO से ही जुड़ी हुई एक लैब है NPOL, उसका रिसर्च वेसल है, जो 2 महीने की यात्रा पे निकला अक्टूबर 11 को, सागर मैत्री मिशन के तहत। सागर मैत्री मिशन के तहत, सागर मैत्री एक प्रोग्राम है DRDO का, जो सपोर्ट कर रहा है PM मोदी का जो पॉलिसी है, सागर वाला प्रोग्राम, फिर नाम आया देखो, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए फिर नाम आया। तो सागर मैत्री मिशन पे ये INS सागर ध्वनि 2 महीने की यात्रा पे निकला। क्यों? ये DRDO का एक प्रोग्राम है सागर मैत्री, जो PM मोदी की पॉलिसी, सागर वाली जो पॉलिसी है, क्लोजर कोऑपरेशन इन सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट एज वेल एज मोर सिग्निफिकेंट साइंटिफिक इंटरेक्शन, इंडियन ओशियन रिम, ये जो कंट्रीज का ग्रुप है हिंद महासागर में, उनसे संबंधित सपोर्ट के लिए ओशियन रिसर्च। इंडियन ओशियन रिम ये कई देशों का ग्रुप है, 20 से ज्यादा कंट्री है इसके अंदर।
इंडियन ओशियन रिम, 20+ कंट्रीज का ग्रुप इंडियन ओशियन रिम। तो ये ओशियन रिसर्च के लिए है ये प्रोग्राम इनका। तो सागर प्रोग्राम क्या है? सिक्योरिटी प्लस ग्रोथ। मोदी जी का जो ये प्रोग्राम सागर प्रोग्राम जो लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। कि इंडियन ओशियन में जो हमारे आसपास के कंट्री हैं, नेबर कंट्री हैं, उनकी सुरक्षा और ग्रोथ भी हो। तो ग्रोथ कब होगी? रिसर्च करना भी जरूरी है। ओशियनिक रिसर्च के लिए भेजा गया है आईएनएस सागर ध्वनि 2 महीने की यात्रा पे सागर मैत्री प्रोग्राम के तहत डीआरडीओ के। फिर रिपीट करता हूं मैं, डीआरडीओ का मिशन सागर मैत्री। इस मिशन के तहत आईएनएस सागर ध्वनि को 2 मंथ की यात्रा पे भेजा गया, जिससे कि इंडियन ओशियन रिम, जिसमें 20 से ज्यादा कंट्री हिंद महासागर के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, फायदा मिले सबको, ओशियनिक रिसर्च में बेनिफिट मिले। इस पॉलिसी के तहत डीआरडीओ ने इनिशिएट किया साइंटिफिक कंपोनेंट मैत्री। सागर मैत्री में मैत्री का मतलब ये है, सागर मैत्री में डीआरडीओ का जो प्रोग्राम सागर मैत्री, उसमें मैत्री स्टैंड्स फॉर मैरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, जो कि आईओआर कंट्रीज वगैरह के साथ मिलकर भी तरह तरह के हम डेवलपमेंट कर पाए ओशियन में, ओशियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंडियन ओशियन रिम में जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर हम ओशियन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। पॉइंट समझ आ रहा है? फिर से हम रिपीट करें एक बार। आईएनएस सागर ध्वनि क्या है? एक शिप है जो कि डीआरडीओ की ही एक संस्था एनपीओएल उसने बनाया। रिसर्च वेसल है, इंडियन ओशियन के एरिया में 2 महीने की यात्रा पे निकला। 2 महीने की यात्रा में निकला किस मिशन के तहत? उस मिशन का नाम है सागर मैत्री। सागर मैत्री मिशन के तहत 2 मंथ की यात्रा पे इसको भेजा गया। सागर मैत्री का मतलब है इंडियन ओशियन रिम, जो 20+ कंट्रीज का ग्रुप है हिंद महासागर के क्षेत्र में, इंडिया और उसके कई सारे जो इंडियन ओशियन में कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है। तो उनके साथ मिलकर ओशियन में रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाए, उसके लिए भेजा गया। खत्म हो गई बात। क्वेश्चन क्या बनेगा? बस आईएनएस सागर ध्वनि, सागर मैत्री और मोदी जी का सागर इनिशिएटिव क्या था, 3 चीजें। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये योजना शुरू की गई है कि महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए, ड्रोन यूज करना उनको आए, ड्रोन वो चला पाए, जिससे एग्रीकल्चर वगैरह के क्षेत्र में भी उनको हेल्प हो पाएगी। कल परसों भी मैंने आईआईटी मद्रास, उसका आईआईटी गुवाहाटी वाला एक ड्रोन का प्रोग्राम बताया था आपको। आईआईटी गुवाहाटी भी एक प्रोग्राम चला रहा है ड्रोन ट्रेनिंग के ऊपर। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम नवंबर 23 में लॉन्च की गई है, जिसमें 15,000 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 15,000 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली, उनको ट्रेन किया जाएगा एग्रीकल्चर पर्पस वगैरह के लिए। ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, सीड वगैरह कैसे डालने हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे करना है, क्रॉप को मॉनिटर करना है, ड्रोन की मदद से ये सब चीजें वो कर पाएंगे। मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और वुमेन को ट्रेन करना। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम पीएम मोदी ने लॉन्च किया 30 नवंबर 2023 को। केंद्र सरकार की योजना है। 15,000 विमेन, इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली 15,000 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 15,000 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले, जैसे टीकाकरण योजना सरकार चलाती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उसमें भी हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि आंगनबाड़ी वर्कर, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कई सारे बने होते हैं रीजनल एरिया पे, लोकल एरिया पे, जिनकी मदद से गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम भी चलाती है। कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, या विमेन के लिए हाइजीन वाला कोई प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ लो, जो लोकल एरिया में वर्कर्स का ग्रुप है, ज्यादातर महिलाएं इसमें जोड़ी जाती हैं। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर को जोड़ा गया है इसमें। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लोकल ग्रुप्स, इस तरह के जो तरह तरह के प्रोग्राम गवर्नमेंट इनकी मदद से लोकल एरिया पे चलाती है, इनके लिए ही ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। और फिर आगे जाके ये प्रमोट कर सकते हैं उसको। जब इनको ट्रेन कर दिया जाएगा तो लोकल एरिया पे फिर ये लोगों को सिखाएंगे। 15,000 महिलाएं नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज सीखेंगी, एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल होगा। आगे जाके गवर्नमेंट इनकी सहायता से और इसको आगे बढ़ा लेगी। ट्रेंड मैन पावर जब हमारे पास होगी तो लोकल एरिया में और प्रोग्राम चला के प्रमोट कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग आपने ट्रेंड कर दिए, वो औरों को ट्रेंड कर देंगे आगे जाकर। पर पहले लेवल पे हमें तैयार करनी पड़ेगी मैन पावर। तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम
नवंबर 23 में लॉन्च हुई। केंद्र सरकार की योजना है 15,000 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली, उनको ड्रोन ट्रेनिंग दी जाए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाएं, अपना लिवलीहुड चला पाएं, स्किल ट्रेनिंग दी जाए। और इसका यूज क्या होगा? क्रॉप को मॉनिटरिंग करने के लिए, फर्टिलाइजिंग के लिए, प्लांटिंग सीड्स बीज सीड्स वगैरह का छिड़काव करने के लिए, पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव भी कर सकते हैं ड्रोन के द्वारा। सोलर स्टॉर्म, अभी कुछ दिन पहले अखबारों में और सोशल मीडिया वगैरह में आप न्यूज देख रहे थे कि लद्दाख के ऊपर स्काई पिंक हो गया। न्यूज देख रहे थे कि लद्दाख के ऊपर आसमान पिंक कलर का हो गया। ये मैंने एनवायरनमेंट का 3rd चैप्टर ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, उसके पहले लेक्चर में पढ़ाया है मैंने। सन के अंदर चेंजेस होते हैं, कई घटनाएं होती हैं सन के अंदर, जैसे कोरोना मास इजेक्शन। सन के अंदर कई तरह के चेंजेस होते रहते हैं। जैसे एक चीज में, जैसे मान लो किसी एरिया में सन पे क्या होता है, 11 साल से 22 साल एक मिनिमा मैक्सिमा साइकिल होती है। इतना डिटेल में यहां नहीं जा रहा हूं मैं, एनवायरनमेंट के 3rd चैप्टर में पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, सन के ऊपर एक साइकिल होता है, एक साइकिल चलती है। साइकिल का मतलब हो गया उतने साल में, लगभग 11 साल मानो आप, मैक्सिमा की बात कर रहा हूं मैं, कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सन के कुछ एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। भाई मैग्नेटिज्म तो अर्थ पे भी है, सन में भी है। सन तो अर्थ से और बहुत बड़ा बॉडी है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखा जाता है कि सोलर मैक्सिमा 11 साल का मैक्सिमा पीरियड जो, उसमें कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ने लगता है और यहां पर सोलर फ्लेयर बनने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सूर्य का कोई टुकड़ा टूट के अलग हो रहा हो। सोलर फ्लेयर, बहुत ब्राइट सा कोई एरिया जैसे टूट के अलग हो रहा हो। जैसे आयरन को बहुत गर्म कर दो और कुछ कुछ हिस्सा बहुत ब्राइट सा दिखे कि लगता है जैसे टूट के अलग हो रहा है, बिल्कुल मोल्टन लावा की तरह, कि कुछ हिस्सा लग रहा है टूट के ऐसा अलग हो रहा है, उसको सोलर फ्लेयर बोलते हैं। और इसके ऊपर सन के एटमॉस्फेयर में एक गैसेस का बैलून सा बनता है, उसे कहते हैं कोरोना मास इजेक्शन। कोरोना मतलब सन का एटमॉस्फेयर, कोरोना शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो सन का एटमॉस्फेयर जो है उसको कोरोना बोलते हैं। तो सोलर फ्लेयर तो सरफेस पर बन रहा है सन के, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में बैलून सा बनता है, कोरोना मास इजेक्शन उसको बोलते हैं। सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, और एनवायरनमेंट के 3rd चैप्टर में पहले लेक्चर में पढ़ाता हूं मैं ये। लास्ट ईयर देखोगे वीडियो पढ़े हुए हैं, प्रीलिम्स के पहले के वीडियो हैं, पहली क्लास में बताया हुआ है ये पूरे सन के बारे में क्या चेंजेस आते हैं। और ये सब सन के ऊपर जो घटनाएं होती हैं, क्लियर हो रहा है कि सन के ऊपर बदलाव आते हैं, सन फिक्स नहीं है, आते हैं सोलर स्टॉर्म्स। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं सन के ऊपर, ये जनरेट करती हैं सोलर स्टॉर्म्स। सन के ऊपर भी तूफान आते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े साइज के भी हो सकते हैं। जैसे 20 साल में पिछले सबसे स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म अभी कुछ दिन पहले आया, जब लद्दाख के ऊपर आपको आसमान गुलाबी दिख रहा था। और केवल लद्दाख में यह घटना देखने को नहीं मिली है, ये बहुत जगह देखने को मिली है। जैसे नॉर्वे के ऊपर आप सुनते हैं एक चीज, ऑरोरा बोरियलिस, आसमान ग्रीन दिखता है। ऑरोरा बोरियलिस एक घटना आप सुनते हैं, ऑरोरा फॉर्मेशन। एटमॉस्फेयर में किस लेयर में बनता है ये? एटमॉस्फेयर में, आयनोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर एक लेयर है आयनोस्फेयर। अब आप कहोगे सर आयनोस्फेयर कौन सी लेयर होती है? देखो जरा, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं। पहली लेयर का नाम ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर मीजोस्फेयर, उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर। अर्थ सरफेस पे हम रहते हैं। अब अर्थ के स्ट्रक्चर के अलग लेयर है, मैं अर्थ के ऊपर से काउंट कर रहा हूं। अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये अर्थ की सरफेस, ऊपर हम रह रहे हैं, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। पर क्या गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस से लेके ऊपर तक सब एक बराबर है? नहीं, अर्थ की ग्रेविटी भी वेरी कर रही है, गैसेस का जो कंपोजिशन मिक्सचर है वो भी वेरी करेगा परसेंटेज इनका। पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर सबसे ठंडी लेयर होती है। अलग अलग लेयर में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, सब में घटता और सब में बढ़ता नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग। ट्रोपोस्फेयर में घटता है,
स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है, मीजोस्फीयर में घटता है, थर्मोस्फीयर में बढ़ता है। ये सब एनवायरनमेंट में पढ़ा रखा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये घटना ऑरोरा बोरियलिस कहां बनता है? थर्मोस्फीयर के ही एक हिस्से को कहते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर कोई अलग से लेयर नहीं है, थर्मोस्फीयर में ही एक हिस्से को आयनोस्फीयर कहा जाता है। तो आयनोस्फीयर आपसे कोई पूछे कहां पर है, थर्मोस्फीयर का ही एक हिस्सा है आयनोस्फीयर। वहीं पर होता है रेडियो वेव प्रोपगेशन, वहीं पर होता है रेडियो वेव प्रोपगेशन। रेडियो वेव प्रोपगेशन क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। रेडियो वेव प्रोपगेशन एटमॉस्फेयर में कहां पर होता है? आयनोस्फीयर में। आयनोस्फीयर कहां है? थर्मोस्फीयर के एक हिस्से को आयनोस्फीयर कहते हैं। ये ऑरोरा बोरियलिस वगैरह बनते हैं कहां बनते हैं? वहीं बनते हैं, आयनोस्फीयर में ही बनते हैं। तो इसका मतलब 20 साल में सबसे मजबूत सोलर स्टॉर्म जो अभी देखा गया, सबसे स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म देखा गया, तो क्या कम्युनिकेशन को भी प्रभावित किया होगा? यस, क्योंकि जिस लेयर में जहां पर आपको ये डिस्टर्बेंस दिख रहा है आयनोस्फीयर, रेडियो वेव प्रोपगेशन वहां होती है। कम्युनिकेशन वाली जो वेव्स वहां पर फ्लो कर रही हैं, वहां मूव कर रही हैं, तो वहां पर डिस्टर्बेंस आता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म होता है, कई बार वो ग्रिड को फेल कर देता है, कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है कम्युनिकेशन वाले। कारण ये है कि सोलर स्टॉर्म जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका इंपैक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आ रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रहा है, तो कम्युनिकेशन को भी प्रभावित करता है। अमेरिका में तो एक बार ब्लैकआउट हो गया था, पूरा ग्रिड फेल कर गई थी वहां, इतना स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म आया था कुछ साल पहले। तो मई 11, 2024 को जो ये घटना देखी गई, बहुत डिटेल में पढ़ाया है एनवायरमेंट, मैंने 3rd चैप्टर देखोगे एनवायरमेंट का, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ऑन मई 11, 2024 अर्थ एक्सपीरियंस, और एनवायरमेंट का जो 3rd चैप्टर वगैरह बोल रहा हूँ वो तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे इकोलॉजी एनवायरमेंट में, वहां भी मिल जाएगा वो। ऑन मई 11, 2024 अर्थ एक्सपीरियंस, और आपके कोर्सेज में भी है, आपके कोर्सेज में तो इकोलॉजी एनवायरमेंट है, यूट्यूब पे भी लेक्चर 3rd चैप्टर पड़ा हुआ है, उसमें मिल जाएगा। ऑन मई 11 अर्थ एक्सपीरियंस, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म आया, लगभग 2 दशक में सबसे स्ट्रॉन्ग। तो मल्टीपल कोरोनल मास इजेक्शन हुए सन पे, सन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म फॉर्म हुआ, जिसने अर्थ के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट किया, सैटेलाइट, पावर ग्रिड, इन सबको डिस्टर्ब किया इसने। और ये तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक देखा गया, इंडिया में लद्दाख में भी देखा गया है। तो कोरोनल मास इजेक्शन वगैरह यहाँ थोड़ा सा बता दिया है मैंने, पर एनवायरमेंट के लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है, इमेज दिखा दिखा के समझाया है मैंने वहां पर। तो वही सब घटना, स्टॉर्म वगैरह कैसे बनता, वही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, नासा मून पे ट्रेन चलाने जा रहा है, मून के ऊपर ट्रेन चलाने का प्रोग्राम है नासा का, क्या नाम है इसका? NIAC। अभी लंबा प्रोग्राम है, ऐसा नहीं कि अभी चलने जा रहा, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, फ्यूचर प्रोग्राम है ये नासा NIOC प्रोग्राम। एक तो नासा की हालत खराब है, फंडिंग की दिक्कत आ रही है। अभी दिसंबर से पहले ही मैंने पढ़ाया था आपको, कुछ प्रोग्राम नासा के ऐसे हैं फंड का इश्यू आ रहा है, पैसे ही पूरा नहीं है कि उनको चला पाए, और नए नए अनाउंसमेंट और करते जा रहे हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं फंड ही पूरा नहीं पड़ रहा उनको, प्रोग्राम को पूरा करने के लिए रोकना पड़ रहा है प्रोग्राम ही, और नए अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। तो नासा का इनोवेटिव एडवांस कंसेप्ट प्रोग्राम, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ नई नई चीजें नासा प्लान कर रहा है। इसके तहत 3 चीजें वो करने जा रहे हैं। मून पे ट्रेन चलाने का प्रोग्राम, एक तो ये है, देखो, लूनर रेलवे, लूनर मतलब मून, लूनर मतलब मून, मून के ऊपर ट्रेन चलाएंगे। फ्लूइड बेस्ड टेलीस्कोप इंस्टॉल करेंगे वहां पर, और पल्स प्लाज्मा रॉकेट ह्यूमन को भेजा जाएगा, ह्यूमन को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कराई जाएगी वहां पर। तो अभी बड़ा सुनने में लग रहा है कि भाई पॉसिबल नहीं है, ऐसा लग रहा है, पर फ्यूचर प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 साल में ऑपरेशनल होने वाला है, फ्यूचर प्रोग्राम है। तो बस नासा का NIAC प्रोग्राम बोला जाए, वही 3 पार्ट है इनके। चैलेंजेस वगैरह क्या आ रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा, अभी तो बस सोचा है, अभी तो बस एक कंसेप्ट आया है कि ये करेंगे। मणिपुर गवर्नर ने, देखो मणिपुर बड़ा डिस्टर्बेंस में रहा, अभी बड़ा वायलेंस वगैरह हुआ वहां पर कुकी और मीती समुदाय के बीच। मणिपुर में जो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट था, किसके बीच में? कुकी मीती ट्राइब्स वहां पर जो, तो ये जो कन्फ्लिक्ट अभी देखने में आ रहा था। अब रिफ्यूजी कैंप में कई बच्चे रह रहे हैं, इतना वायलेंस हुआ कि कई लोग अपना घर छोड़ के रिफ्यूजी कैंप में शरण लेनी पड़ी।
तो उनकी शिक्षा विक्षा तो इफेक्ट हो गई। तो मणिपुर की गवर्नर ने स्कूल ऑन व्हील एक प्रोग्राम शुरू किया गया है कि एक गाड़ी होगी, वो रिफ्यूजी कैंप वगैरह में जाएगी, टीचर भेजे जाएंगे और वहीं पर वो बच्चों को जाके पढ़ाएंगे। तो क्या हो गया, स्कूल ऑन व्हील कंसेप्ट हो गया। तो मणिपुर गवर्नमेंट अनुसुईया उके इनॉग्रेटेड द स्कूल ऑन व्हील, इम्फाल में इनॉग्रेशन किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत रिफ्यूजी कैंप में जो बच्चे रह रहे हैं मणिपुर में, उनको पढ़ाया जाएगा। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति है मणिपुर की, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इंडिया अंटार्कटिका में अपना एक नया रिसर्च स्टेशन बनाने जा रहा है। इसके लिए इंडिया ने एप्लीकेशन भेज दी है। अंटार्कटिका वाली जो कमेटी है, जो ग्रुप है, उसको इंडिया ने एप्लीकेशन भेज दिया है। अंटार्कटिका में इंडिया के टोटल आज तक की अगर बात करें, 3 रिसर्च स्टेशन रहे हैं इंडिया के। सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, सबसे पहले वाले का नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो 1980s में लगाया गया था। तूफान में दब गया, ये बर्फ के अंदर कई फुट दब चुका, खत्म हो गया, डीकमीशन हो गया, अब ये ऑपरेशनल नहीं है। तो अंटार्कटिका की तरफ 3 रिसर्च स्टेशन इंडिया के टोटल आज तक रहे। सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री, जो 80s में लगाया गया था, बर्फ में कई फुट दब गया, अब ये रिटायर हो चुका है, ऑपरेशनल नहीं है। फिर दूसरा इंडिया ने 90s में बनाया था मैत्री, ये 90s में कमीशन हुआ था, अब इसको भी 27 साल से ज्यादा हो चुका लगभग, अब इसको भी रिटायर करने वाले हैं, इसको भी रिटायर करने वाले हैं और फिर एक नया बनाने वाले हैं इसकी जगह। नया जो है 2013 के बाद लगा था भारती, 2015 के आसपास कमीशन हुआ था भारती। तो 3 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री रिटायर हो गया, मैत्री दूसरा, भारती तीसरा। अब मैत्री को भी रिटायर करने का समय आ गया है, भारती नया है। तो मैत्री की जगह अब एक नया रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनाना है। इसके लिए एप्लीकेशन इंडिया भेज दिया अंटार्कटिका कमेटी को, अप्रूवल मिल जाएगा। इंडिया काम कर रहा है नए रिसर्च स्टेशन को बनाने के लिए, वही टॉपिक है ये। तो इंडिया फॉर्मली इन्फॉर्म करने वाला है अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में, जो 20 मई को कोची में होगी। ATCM अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जो 20 मई को कोची केरल में होने वाली है, यहां पर इंडिया इन्फॉर्म करेगा, पूरा रिटर्न अपना जो प्लान है वो भेजेगा इनको अप्रूवल के लिए कि हम नया रिसर्च स्टेशन यहां लगाना चाहते हैं। 46 नंबर की मीटिंग होने वाली है इनकी, 46वीं मीटिंग होनी है ATCM की, इंडिया ये होस्ट करेगा इस बार कोची में। और यहाँ पर इंडिया अपना ये प्लान इनको भेजने वाला है कि मैत्री वाला जो स्टेशन पुराना हो गया, इसकी जगह हमें नया स्टेशन यहाँ पर इंस्टॉल करना है। NCPOR बनाएगा नया वाला जो रिसर्च स्टेशन बनाएगा, NCPOR 2030 तक कमीशन करेंगे, 2030 तक रेडी हो जाएगा। तो NCPOR इंडियन संस्था जो है ये बनाएंगे, 2030 तक ऑपरेशनल होगा। तो रिसर्च वगैरह करने के लिए, इसका पर्पस क्या है वहां रिसर्च वगैरह करने के लिए, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर अभी एक्सरसाइज की गगन स्ट्राइक नाम से पंजाब में। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर, अपनी ही दोनों मिलिट्री, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर पंजाब में एक्सरसाइज की हाल ही में गगन स्ट्राइक। इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स तीसरी बार स्पेस में जाने वाली हैं, 3rd फ्लाइट इनकी स्पेस में जाने वाली हैं। अब की बार ये बोइंग का एक स्पेस क्राफ्ट है स्टार लाइनर, उसके साथ जा रही हैं। प्राइवेट सर्विस है ये, देखो, एक तो एलॉन मस्क की कंपनी भी प्राइवेट सर्विस दे रही है और एक स्टार लाइनर बोइंग का है। ये स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट ये बोइंग कंपनी का है, दूसरी प्राइवेट कंपनी है सर्विस देने वाली। तो स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट ये बोइंग का है, सुनीता विलियम इस क्रू के साथ जाएंगी और उनकी तीसरी स्पेस यात्रा होगी। स्पेस में कहां जाएंगी, ये जो घर बना हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सुनीता विलियम स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट बोइंग का इस क्रू के साथ जाएंगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और बोइंग का ये पहला क्रू फ्लाइट। बोइंग एयरक्राफ्ट तो बनाती है, पर बोइंग अब स्पेसक्राफ्ट भी बना रही है। बोइंग जो कंपनी है अमेरिका की, वो एयरक्राफ्ट तो बनाती है, एयरक्राफ्ट के साथ साथ अब वो पहला स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर, पहली टीम बोइंग भेज रहा है इसमें स्टार लाइनर में। बोइंग कंपनी एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जानी जाती है, अमेरिकन कंपनी है, अब वो स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं और पहला क्रू ट्रायल
पहला क्रू ट्रायल कर रहे हैं, सुनीता विलियम उसमें जा रही हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। स्पेस टूरिज्म भी एक नई फील्ड निकल के आ रही है ना, एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी ये काम कर रही है। तो स्पेस एक्स के बाद दूसरी कंपनी हो जाएगी बोइंग ऐसा करने वाली। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी हो जाएगी, एलॉन मस्क के स्पेस एक्स के बाद। एलॉन मस्क की टेस्ला भी है, स्पेस एक्स भी है, कई कंपनियों में मालिक है वो। तो एलॉन मस्क की स्पेस एक्स के बाद बोइंग दूसरी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी ऐसी सर्विस देने वाली। तो स्टारलाइनर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, इन लोगों को ले जाएगा आईएसएस में। और बोइंग का प्रोग्राम है, अगर ये सफल हो जाएगा तो ये सेकंड प्राइवेट फर्म होगी क्रू ट्रांसपोर्टेशन करने वाली। दूसरी प्राइवेट कंपनी होगी ह्यूमन को जो स्पेस में भेज रहे हैं स्पेस एक्स के बाद। सरकारी तो कई सारी हैं, नासा भेज चुका है, रशिया स्पेस में लोगों को भेज चुका है। प्राइवेट फर्म में दूसरी होगी, स्पेस एक्स पहली और ये दूसरी। तो सेकंड प्राइवेट फर्म होगी क्रू ट्रांसपोर्ट वाली, आईएसएस में जो भेज रही है लोगों को, आईएसएस में भेजने वाली दूसरी, एलॉन मस्क के स्पेस एक्स के बाद। प्रभा अत्रे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई। कौन थी ये? लेजेंडरी क्लासिकल सिंगर। कौन सा घराना? किराना घराना। म्यूजिक में जो कई सारे घराने चलते हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना, ऐसे ही किराना घराना। प्रभा अत्रे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई, क्लासिकल सिंगर थी किराना घराने की। तो बस क्वेश्चन क्या है, प्रभा अत्रे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सब इनको मिला हुआ है। किस घराने से बिलोंग करती थी? किराना घराना। और कौन थी? क्लासिकल सिंगर थी। ग्रीन क्रेडिट अभियान, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, वेस्ट वगैरह को कम किया जाए, एनवायरनमेंट के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है कि इसके लिए लोगों को इंसेंटिव दिया जाए। जो लोग एनवायरनमेंट का फायदा करें उसके लिए लोगों को इंसेंटिव दिया जाए, कुछ बेनिफिट दिया जाए जिससे लोग मोटिवेट हों और इस काम को करें। तो ग्रीन क्रेडिट एनवायरनमेंट में पढ़ाया हुआ है हमने, ये क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह में भी इस तरह की चीजें पढ़ी हुई हैं। तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया है 13 अक्टूबर को। इंटरनेशनल लेवल पे तो ये प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री भारत ने भी शुरू किया 13 अक्टूबर को कि एनवायरनमेंट का अगर बेनिफिट करेंगे, वेस्ट को कम करेंगे, एनवायरनमेंट का फायदा करेंगे तो इंसेंटिव वगैरह मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे, तो इंडस्ट्री वगैरह को मोटिवेशन आएगा, वो लोग ऐसा काम और करना चाहेंगे। भाई वाटर कंजर्वेशन करें, पेड़ लगाएं, एनवायरनमेंट का फायदा करें, उसके लिए उनको इंसेंटिव मिलेंगे, बेनिफिट दिए जाएंगे कई प्रकार के। इंडियन आर्मी ने संभव नाम से एक अभी चीज शुरू की है। संभव क्या है? ये कम्युनिकेशन के लिए है। संभव जो है कम्युनिकेशन के लिए 5G सिस्टम है ये, 5G। इंडियन आर्मी ने अभी एक सर्विस लॉन्च की है, संभव मोबाइल इकोसिस्टम, कम्युनिकेशन के लिए इंस्टेंट कनेक्टिविटी, कि कहीं भी आर्मी का मूवमेंट हो रहा होगा, इंस्टेंट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़े तो 5G बेस्ड एक टेक्नोलॉजी शुरू की है संभव। इंडियन आर्मी मूवमेंट के दौरान इंस्टेंट कनेक्टिविटी अगर उनको कहीं चाहिए रिमोट एरियाज वगैरह में भी, तो 5G बेस्ड सर्विस है संभव, अभी इसको शुरू किया गया। तो क्वेश्चन क्या है? संभव डिफेंस के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम जो 5G बेस्ड है। डेजर्ट साइक्लोन नाम से डिफेंस एक्सरसाइज हुई किसके किसके बीच? मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच, बीकानेर में हुई है जनवरी में। डेजर्ट साइक्लोन नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच हुई, बीकानेर राजस्थान, जनवरी में। रामसर साइट, इंडिया में रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। देखो, रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके तहत दुनिया भर के वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एनवायरनमेंट में बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है, यूपीएससी वगैरह सब जगह क्वेश्चन आते हैं। वेटलैंड होता है मार्शी एरिया, दलदली क्षेत्र, एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है वेटलैंड्स का होना। तो वेटलैंड्स एक मार्शी एरिया, दलदली क्षेत्र। रामसर कन्वेंशन ये 1971 में साइन हुई थी ईरान के एक शहर में। तो रामसर कन्वेंशन ईरान में 1971 में साइन हुई थी, जिसके तहत दुनिया भर के वेटलैंड्स को, ऐसे वेटलैंड जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इस लिस्ट में भारत के अभी 80 वेटलैंड शामिल हो चुके हैं।
तो रामसर वेटलैंड इंडिया में 75 थे, अभी 5 और ऐड हो गए हैं, टोटल 80 हो गए हैं। 80 वेटलैंड भारत के ऐसे हैं जो रामसर कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं। 5 नए वेटलैंड, 3 कर्नाटका के, 2 तमिलनाडु के, ये नाम है इनके। अनक समुद्रा, अघनशिनी, मगडी केर, कराईवेटी, लॉन्गवुड, शोला, ये 5, 3 कर्नाटका, 2 तमिलनाडु, टोटल 80 रामसर साइट भारत में हो चुके हैं। अब हर वेटलैंड रामसर साइट में शामिल नहीं होती है, भारत अपनी तरफ से भेजेगा, वहां से अप्रूवल मिलेगा तब। रामसर, इंडिया में वेटलैंड तो बहुत सारे हैं, पर रामसर लिस्ट में कितने हैं? 80 वेटलैंड तो इंडिया में बहुत सारे हैं, रामसर लिस्ट में कितने आ चुके हैं? 80 आ चुके हैं टोटल। 75 थे, 5 और ऐड हो गए, 80। अब सिंगल वेटलैंड तो 80 शामिल हैं, पर क्या कोई ऐसे भी सिटी हैं इंडिया के जो सिटी ही पूरा शामिल हो जाए? सिंगल वेटलैंड तो बहुत सारे हैं, 80 वेटलैंड हैं जो शामिल हो रखे हैं, पर सिटी कोई है कि शहर ही शामिल हो जाए? शहर हो जहां बहुत सारी झीलें हो और पूरे सिटी को शामिल कर दिया जाए। इंडिया ने 3 सिटी के लिए नॉमिनेशन भेजा है, 3 सिटी के लिए एप्लीकेशन भेजा है इंडिया ने कि सिटी ही शामिल हो जाए, जैसे इंदौर, भोपाल, उदयपुर, इन 3 शहरों के लिए नॉमिनेशन के लिए भी अप्लाई किया इंडिया ने कि सिटी, वेटलैंड सिटी के लिए, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के लिए इंडिया ने 3 सिटी का नाम भेजा है, इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। तो भोपाल के अंदर वेटलैंड, सिंगल वेटलैंड रामसर लिस्ट में शामिल है। उदयपुर के अंदर वेटलैंड शामिल, पर क्या पूरा सिटी शामिल है? नहीं। पहली बार कोई सिटी का कोई सिटी का नाम भेजा जा रहा है कि पूरा सिटी का नाम शामिल हो जाए। सिंगल वेटलैंड तो 80 हैं, पर क्या कोई सिटी पूरी शामिल हो रही है? इंडिया ने अप्लाई किया है इंदौर, भोपाल, उदयपुर का नाम, पहली बार सिटी के लिए अप्लाई किया गया है। देखो ये रहा, फर्स्ट 3 इंडियन सिटी, पहली बार ये नाम भेजा गया है, पहली बार 3 सिटी के लिए भेजा गया है कि कोई सिटी हमारा शामिल हो जाए। और दुनिया में अभी तक 43 सिटी शामिल हैं। अगर सिटी की बात करें तो 43 सिटी पूरी दुनिया के शामिल हैं, हम पहली बार 3 सिटी का नाम भेज रहे हैं। 43 सिटी अभी तक शामिल हैं, 13 चाइना के, 6 फ्रांस के। इंडिया पहली बार 3 सिटी का नाम भेज रहा है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के लिए कि सिटी ही वेटलैंड कैटेगरी में आ जाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने म्यांमार के साथ जो फ्री मूवमेंट था लोगों का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिक्योरिटी की दृष्टि से। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया से जो फ्री मूवमेंट म्यांमार की तरफ था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंडिया ने अभी, विदेश मंत्रालय ने। तो मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय और ये विदेश मंत्रालय का भी इस पर वो था, विदेश मंत्रालय के कुछ इनपुट वगैरह थे इस पर। तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has decided to scrap the movement regime between India and Myanmar. तो इंडिया एंड म्यांमार, ये मुद्दा क्या है? फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मुद्दा है, फॉरेन अफेयर्स। तो हमारे रिलेशन, फॉरेन रिलेशन वगैरह कैसे हैं? टाइम पे बदलते रहते हैं, इनपुट वगैरह मिलते रहते हैं, और ये डिसीजन लेना कि किस सुरक्षा की दृष्टि से कहाँ मूवमेंट होगी, नहीं होगी, आने जाना रिस्ट्रिक्ट होगा, ये निर्णय कौन करता है? गृह मंत्रालय। विदेश मंत्रालय डीलिंग का काम करेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह मेंटेन करना, टफ करना, ये सब इनपुट देगा, और गृह मंत्रालय निर्णय करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने फ्री मूवमेंट रेजिम इंडिया म्यांमार के बीच जो थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिक्योरिटी के कारण। नॉर्थ ईस्ट वगैरह के कई राज्यों में माना जाता है कि म्यांमार की तरफ से डिस्टर्बेंस होती है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में म्यांमार की तरफ से डिस्टर्बेंस, जिससे हमारी सुरक्षा को खतरा, उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है इंडिया म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट अभी रिस्ट्रिक्ट की जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनकी एक किताब आई है वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर की बुक आई है वाई भारत मैटर्स। एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री। पीछे करंट अफेयर में मैंने आपको एक किताब पढ़ाई थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और मैंने कहा था पढ़ाते समय कि ये क्वेश्चन आने वाला है। मनोज मुकुंद नरवाने, फॉर्मर जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने लिखी थी, जिसमें अग्निवीर योजना के बारे में उन्होंने कहा था कि आर्मी से कंसल्ट नहीं किया गया, आर्मी में टॉप लेवल पर कंसल्टेशन नहीं हुआ, और वो किताब मार्केट में आने से रोक दी गई। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मैंने यही कहानी बताई थी, मनोज मुकुंद नरवाने की बुक है, फॉर्मर आर्मी चीफ हैं,
और ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये किताब किसने लिखी है? अभी ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। कल जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था इस साल के, उसमें क्वेश्चन आ गया ये। तो पढ़ाते समय मैंने बोला था कि क्वेश्चन आने वाला है। अब ये भी किताब वाई भारत मैटर्स, ये भी किसी एग्जाम में पूछेगा। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उनकी लिखी है। व्हाट इज आईएनएस संध्यक? सर्वे करने वाला शिप है, सर्वे शिप है। आईएनएस संध्यक सर्वे शिप, ये कमीशन हो गया है इंडियन नेवी में। सर्वे किसका? सर्वे पोर्ट्स का, हार्बर का, नेविगेशनल चैनल, रूट, कोस्टल एरिया, इन सब एरिया का सर्वे करने के लिए शिप है। इन सब एरिया के सर्वे में इस्तेमाल होने वाले शिप का नाम है आईएनएस संध्यक। ये अभी कमीशन किया गया है नेवी में। इंडिया वियतनाम के बीच एक्सरसाइज हुई, मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या नाम है? विनबेक्स। विनबेक्स नाम में लिखा है वियतनाम इंडिया। वियतनाम इंडिया कहां पे हुई है? वियतनाम, हनोई में। वियतनाम की राजधानी हनोई में। इंडिया फ्रांस के बीच 13 से 26 मई के बीच एक्सरसाइज शुरू हो गई है, शक्ति। इंडिया फ्रांस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। ये क्वेश्चन है कि कहां पर एक्सरसाइज हो रही है? ये मेघालय के उमरोई में। इंडिया फ्रांस के बीच शक्ति एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट कराई जा रही है? मेघालय के उमरोई में। ये क्वेश्चन आएगा किसी एग्जाम में। इंडिया फ्रांस के बीच शक्ति एक्सरसाइज, उमरोई, मेघालय। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, कई देश मिलकर एक ग्रुप बनाया है, ये ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। नदियों वगैरह को कैसे इंप्रूव किया जाए, रिवर संबंधित डिस्कशंस वगैरह के लिए क्या चैलेंजेस हैं, कैसे इंप्रूव किया जाए, प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, इनके बारे में बनाया है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत। और इसको लॉन्च किया है दुबई में। COP28 की मीटिंग हुई। COP28 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अभी दुबई में हुई है, पढ़ाया था। अभी ये भी क्वेश्चन आया एक एग्जाम में। COP28 की मीटिंग कहाँ हुई है, पढ़ाया था, अभी क्वेश्चन आया एक पेपर में। दुबई में हुई है। तो COP28 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दुबई में हुई है। वहीं पर लॉन्च किया इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, जिसमें कई कंट्री शामिल हो रहे हैं इसके अंदर। तो द ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस COP28 के मौके पर यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग थी दुबई में। वहीं पर जल शक्ति मंत्रालय हमारा, उन्होंने लॉन्च किया ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, जिसमें कई कंट्री साथ में आए और रिवर संबंधित चीजों पे काम किया जाए, रिवर का पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, इस तरह के मुद्दों पर। इंडिया में नामीबिया से चीता आ गया, साउथ अफ्रीका से आ गया, अब केन्या से लाने जा रहे हैं। अभी डिस्कशन चल रहा है केन्या के साथ, केन्या से भी चीता लाया जाएगा भारत में। तो चीता पॉपुलेशन प्रोजेक्ट चीता जो है, उसके तहत नामीबिया से ला चुके, साउथ अफ्रीका से ला चुके, अब केन्या से लाने जा रहे हैं। 14 चीता हर साल 5 साल तक, मतलब 14 पंजे 70, 14 चीता एनुअली 5 ईयर तक, 14 हर साल, 70 चीता 5 साल में लाएंगे केन्या से। प्रोजेक्ट चीता जो चल रहा है उसके तहत इंडिया में चीता की पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है। नामीबिया से लाए, साउथ अफ्रीका से लाए, अब केन्या से लाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट चीता। और इंडिया में कहां पर चीता पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस की गई? मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क, कुनो, मध्य प्रदेश का कुनो। वॉलरस, आर्कटिक क्षेत्र में एक जानवर होता है वॉलरस, बर्ड फ्लू से मारा गया है, ये पहला केस पाया गया। आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्वे के एक रिसर्चर हैं क्रिस्टियन लिडरसन, इन्होंने पता किया है। क्रिस्टन लिडरसन, इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने चेक किया कि एक एनिमल होता है आर्कटिक, नॉर्थ पोल की तरफ, वॉलरस, बर्ड फ्लू से मारा गया है, ये पहला मामला पाया गया है। वॉलरस देखोगे सील की तरह होता है, लंबे लंबे दांत होते हैं, सील की तरह दिखता है, लंबे लंबे दांत होंगे बाहर। तो वॉलरस इमेज देखोगे समझ आ जाएगा। तो आर्कटिक के क्षेत्र में वॉलरस डेथ बर्ड फ्लू से हुई है, पहला मामला पाया गया है। वॉलरस एक एनिमल का नाम है। नॉर्वे का एक रिसर्चर है क्रिस्टन लिडरसन, इसने पता किया है। अब ये क्वेश्चन कहीं पूछे ना पूछे यूपीएससी के लिए मतलब का है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन बनता है। बर्ड फ्लू से वॉलरस की डेथ हो गई है, पहला मामला पाया गया है आर्कटिक क्षेत्र में, स्वालबार्ड। स्वालबार्ड नॉर्वे पड़ता है, ये नॉर्वे आर्कटिक क्षेत्र का एरिया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नई नई जो बड़ी बड़ी कंपनी है नई नई चीजें लेकर आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी वॉसा 1 नाम से एक चीज लॉन्च की है। माइक्रोसॉफ्ट ने वॉसा 1 एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो बस क्वेश्चन क्या है, वॉसा 1 एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मॉडल किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट। गूगल का क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड एक प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट निम्बस। 21 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट निम्बस। गूगल का एक प्रोग्राम 21 में शुरू हुआ था। गूगल और अमेजॉन ने मिलकर इजराइल गवर्नमेंट के साथ साइन किया था। ये प्रोजेक्ट निम्बस क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड प्रोग्राम गूगल और अमेजॉन मिलकर इजराइल के साथ साइन किए थे। गूगल के कुछ एम्प्लॉई ने विरोध कर दिया कि तुम इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, उसके लिए काम क्यों कर रहे हो, वो तो गाजा में इतने लोगों को मार दिया। तो गूगल के एम्प्लॉय ने विरोध कर दिया इसका, जिसमें गूगल के एम्प्लॉयज को जेल वेल हो गई। अभी न्यूज में था, गूगल अभी न्यूज में चल रहा था, उसके एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोजेक्ट निम्बस के अगेंस्ट। प्रोजेक्ट निम्बस, तो उसके एम्प्लॉय को जेल वेल हो गई। प्रोजेक्ट निम्बस क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, गूगल और अमेजॉन मिलकर इजराइल के साथ उनका यह एग्रीमेंट है। तो क्योंकि इजराइल की वॉर चल रही है हमास से, गाजा में लोग मरे, उसका विरोध किया गूगल के एम्प्लॉयज ने, जिसके लिए उनको जेल हो गई। तो गूगल अभी न्यूज में रहा है, उसके एम्प्लॉय प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोजेक्ट निम्बस का, उसके एम्प्लॉय को जेल हो गई। क्या है प्रोजेक्ट निम्बस? क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्रोग्राम है, गूगल अमेजॉन मिलकर इजराइल के साथ, क्योंकि वहां पर डेथ वगैरह हो गई है, गाजा में काफी लोग मारे गए, युद्ध चल रहा है, इजराइल को कंडेम किया गया है, इसके तहत एम्प्लॉय विरोध कर रहे हैं, जेल में डाल दिए गए। और ये जो सर्विस है प्रोजेक्ट निम्बस की, इजराइल की मिलिट्री वगैरह को फायदा करेगी, इसलिए कंडेम किया जा रहा है। भूटान ने अर्थ डे के दिन 2024, अर्थ डे मतलब 22 अप्रैल, अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। तो भूटान ने होस्ट किया सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप अर्थ डे 2024 के दिन, पारो इंडोनेशिया, पारो भूटान में जगह है, यहाँ पे लॉन्च किया गया। क्या है पर्पस? टाइगर की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना और बायोडाइवर्सिटी को बचाना। अर्थ डे 2024 के दिन भूटान ने एक प्रोग्राम शुरू किया टाइगर हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। डी गुकेश, इंडिया में चेस के बड़े एमिनेंट प्लेयर, डी गुकेश इंडिया में चेस के बड़े एमिनेंट प्लेयर, अभी टूर्नामेंट जीते हैं टोरंटो में, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते हैं, यंगेस्ट चैंपियन है ये, यंगेस्ट चैंपियन। मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक वाली जो कंपनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तीनों चलाती है मेटा। मेटा जो कंपनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तीनों इन्हीं के अंडर में आता है। इन्होंने भी एआई एक मॉडल लॉन्च किया है, लामा 3। इनका एआई का एक मॉडल है लामा 3, एआई सपोर्ट के लिए। इंडिया ने अमेरिकन कंपनी निविदिया, ये एनवीडिया जो है, इंडिया की डील हुई है अमेरिकन कंपनी वीडिया के साथ, जिसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ये प्रोवाइड की जाएंगी कम रेट पर इंडिया के स्टार्टअप्स को, रिसर्चर्स को और इंस्टीट्यूशंस को। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इंडिया की डील हुई है अमेरिकन कंपनी के साथ, जिसमें ग्लोबल ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्टअप, रिसर्चर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कम रेट पर दी जाएंगी। सलमान रुश्दी, कुछ समय पहले इन पे हमला हो गया था चाकू से, तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अभी, नाइफ, किताब का नाम ही है नाइफ, आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। सलमान रुश्दी, एक क्वेश्चन आएगा किसी एग्जाम में, सलमान रुश्दी की नई किताब नाइफ आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, इनकी जीवनी है ये। सलमान रुश्दी की नई किताब आई है, नाइफ आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। एचडीएफसी बैंक पहला बैंक हो गया है प्राइवेट, पहला प्राइवेट बैंक जिसने लक्षद्वीप में ब्रांच खोली है, कावरत्ती में, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती। तो एचडीएफसी बैंक भारत का पहला प्राइवेट बैंक है जिन्होंने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोली है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। वन लाइनर है ये, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई बेस्ड आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है जिसने इंडिया का पहला रॉकेट प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया है। इसका नाम है अग्निबाण, प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च कर दिया। ज्यादातर लॉन्च कहां से होते हैं? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, ये सब तो गवर्नमेंट वाले हैं। प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च कर दिया है। अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी का नाम है,
उन्होंने एक रॉकेट बनाया अग्निबाण नाम का। ये पहला रॉकेट नहीं है इंडिया का, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च होने वाला पहला रॉकेट, प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च होने वाला पहला रॉकेट अग्निबाण। और अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस वाली चीजों में जो काम करती है। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई बेस्ड आईआईटी मद्रास सपोर्टेड स्टार्टअप है। इंडिया का पहला ऐसा रॉकेट अग्निबाण जो प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है, और ये वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड और इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन। 3D प्रिंटिंग आईसीटी में पढ़ाया हुआ है, आईसीटी में बताया हुआ 3D प्रिंटिंग। लेमितिए इंडियन आर्मी और सेशिल डिफेंस फोर्स, हर 2 साल में डिफेंस एक्सरसाइज होती है। लेमितिए 2024 हो गई है अभी। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लेमितिए? इंडिया और सेशिल के बीच डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है ये। इंडिया और सेशिल के बीच डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है लेमितिए। अमिताभ घोष नीदरलैंड की तरफ से अब इनको सम्मानित किया गया है। इंडियन ऑथर अमिताभ घोष, अभी इनको एक सम्मान दिया गया है नीदरलैंड की तरफ से, इरेस्मस प्राइज। इंडियन आर्मी ने अभी हर्मस 900 स्टारलाइनर ड्रोन, जिसका नाम दृष्टि 10 भी है, इंडियन आर्मी को मिला है हर्मस 900 स्टारलाइनर ड्रोन, जिसका दूसरा नाम है दृष्टि 10। ये आर्मी को भी मिलना है, नेवी को भी मिलना है। बनाया किसने? अदानी डिफेंस। इंडियन आर्मी को हर्मस 900 स्टारलाइनर ड्रोन, जिसको दृष्टि 10 भी कहते हैं, ये अदानी डिफेंस सिस्टम के द्वारा आर्मी को भी और नेवी को भी मिलेगा। इसरो ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है, लिक्विड रॉकेट इंजन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से लिक्विड रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चर किया है इन्होंने। 3D प्रिंटिंग मैंने बताया आईसीटी में पढ़ाया हुआ है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं इसको। 3D प्रिंटिंग का दूसरा नाम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। यूरोपियन यूनियन ने वीमेन के अगेंस्ट क्राइम रोकने के लिए एक कानून पास किया है। क्वेश्चन आएगा, अभी हाल ही में विमेन के अगेंस्ट क्राइम रोकने के लिए कहाँ एक कानून पास हुआ? यूरोपियन यूनियन में। तो 7 मई 2024 को यूरोपियन यूनियन ने एक ग्राउंड मेकिंग लॉ बनाया है विमेन के अगेंस्ट क्राइम को रोकने के लिए अपने 27 देशों में। तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज मेंबर हैं, उन 27 कंट्रीज में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम को रोकने के लिए 27 कंट्रीज मेंबर हैं, उन 27 कंट्रीज में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने कानून पास किया है। साइबर क्राइम वगैरह सब आ गया इसके अंदर। इंडियन आर्मी अभी एक एक्सरसाइज गगर स्ट्राइक तो बता ही दिया मैंने, पंजाब में हुई है। नए प्रेसिडेंट पनामा में जोस राउल मुलिनो, ये नए प्रेसिडेंट बन रहे पनामा में। जोस राउल मुलिनो ये नए प्रेसिडेंट पनामा में। ठीक है, चलो आज की कथा समाप्त। अब हमारा अभी तक का 11 मई 2024 तक का करंट अफेयर हमारा कंप्लीट। 5 क्लास के अंदर हमने जनवरी से लेके मई तक का डाटा कंप्लीट कर लिया। इससे ये पता लग गया डेली यूट्यूब पे करंट अफेयर में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर में भी नहीं। सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, अदरवाइज नहीं। तो बीच बीच में टाइम जैसे मिलेगा मैं क्लासेस करंट करा के खुद ही अपडेट कर देता हूँ, आपको करंट में टाइम वेस्ट नहीं करना। और नए पेपर भी सारे मैंने चेक कर लिए हैं, जो पढ़ाया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गए, यहीं से आप काम बन जाएगा। 5 क्लास में इतना कवरेज हो गया, डेली टाइम वेस्ट क्यों करोगे? तो 11 मई तक का करंट कंप्लीट हो गया, अब बाकी चीजों पे फोकस करना है। अब अगला जो टारगेट है न्यू बैच, आज स्टार्ट करना था, कल से शुरू कर रहे हैं। न्यू जीएस बैच 6:30 PM, कल पहली क्लास लाइफ साइंस जो बताया था कल से शुरू हो जाएगा। ये इसका लेक्चर 1 ओरिएंटेशन क्लास करा चुका हूं नए बैच की, और यूट्यूब पे जो लोग देखेंगे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ में देख सकते हैं। आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसका जो लिंक है, और आज की क्लास की पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा मैं उसी में। तो नया जीएस बैच 6:30 PM लाइफ साइंस कल से शुरू होगा, ठीक है। उसके अलावा जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस जो टाइम मिलेगा साथ साथ ये चलेगा। जीएस क्वेश्चन डेली तो नहीं, जैसे जैसे टाइम अलाउ करेगा साथ साथ ये कराना है। और इसके बाद मुझे कराना है उत्तराखंड का पेपर है, उत्तराखंड ITI प्रिंसिपल वाला पेपर होना है,
और उत्तराखंड पीसीएस। तो उत्तराखंड का जो पेपर होना है उसके लिए जो कुछ चीजें, कुछ अलग सिलेबस उनका जो ऐड करना है, अब आने वाले टाइम में इस महीने में वो कराना है मुझे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये डेली नए जीएस बैच की क्लास यूट्यूब पे सारी नहीं होनी, 300 घंटे से ऊपर चलना है ये बैच। जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां नहीं रहेगा, जो मैंने यूट्यूब पे कमिट किया था, जो नहीं कहा था वो भी करा दिया है। तो यूट्यूब पे जितना कराना था आज तक की क्लास कंप्लीट, यहां तक मैंने बोला था करा दिया। ठीक है, जो लाइव क्लासेस आरोहण पर चलेंगी, अभी उसमें नया जीएस बैच कल शुरू होगा, जीएस क्वेश्चन अब कराऊंगा, और इस महीने में उत्तराखंड लोकल का कुछ कराना है। ठीक है, ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। यूट्यूब पे जो देखेंगे नए बैच का लिंक और आज की पीडीएफ वहां अटैच कर दूंगा मैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।